हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग हमारा एसएसटी पेडागोजी की जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है उसको हम लोग यहाँ पर में कंडक्ट करने वाले हैं। तो आप सभी लोग जितने भी जुड़ चुके हैं उन सभी का स्वागत है। सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी का स्वागत है। नाउ फ्रेंड्स, इस सेशन को आप लोगों ने पूरा देखना है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। आप लोगों के जितने भी पेडागोजी के जितने भी कंसेप्ट है, जितनी भी चीजें आप लोगों की, वो सारी की सारी आप लोगों की बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। एक एक करके हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से कंसेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर मैं हमारे सेशन को। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि फ्रेंड्स जितने भी लोग हैं यहाँ पर में जुड़ चुके हैं, जहां जहां इस सेशन को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां भी आप लोग इस सेशन को शेयर कर सकते हो वहां वहां जल्दी जल्दी से इस सेशन को शेयर कर देंगे फ्रेंड्स। जितने भी लोगों ने इस सेशन को लाइक कर दिया है उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर में 400 से भी ज्यादा लोगों ने इस सेशन को अब तक लाइक कर दिया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का फ्रेंड्स। आप लोगों के लाइक और शेयर जो है वही हमें मोटिवेट कर रहे हैं और ज्यादा आप लोगों के लिए मेहनत करने के लिए, कि कितना भी थके हुए हो, कितना भी दर्द हो रहा हो, सारी चीजों के अंदर में आप लोगों के लिए मेहनत करते रहे। और काफी सारे लोग बोल रहे हैं यहाँ पर में कि सर कल की क्लास बहुत अच्छी लगी, बहुत बेस्ट थी। आवाज़ से भी लग रहा है सर गर्म पानी पीजिए। बिल्कुल मैं गर्म पानी भी पीऊँगा, एक्चुअली बहुत ज़्यादा ही एग्जॉर्शन हो गया कंटिन्यूअसली, लेकिन कोई इशू नहीं है। हम लोग जो है यहाँ पर में पढ़ेंगे अच्छे से और आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर में। ओके, चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सभी लोगों ने इस सेशन को शेयर कर दिया होगा। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा, आपको बताना है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। देखो यहाँ पर मैं क्या बोला है, मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब सोशल साइंस। सोशल साइंस को सबसे अच्छे से कौन वर्णित करता है, कौन सा वाला स्टेटमेंट? क्या ये व्यक्ति और उसकी उपलब्धियों का अध्ययन है, कि कोई एक व्यक्ति और उसकी उपलब्धियों का अध्ययन है? ये नहीं, एक व्यक्ति और उसकी उपलब्धियों का वर्णन नहीं है ये याद रखना है आप लोगों ने। पीडीएफ में दोनों के दोनों अभी डाल दूंगा बस इस क्लास के बाद में, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाया, रात में भी बहुत ज्यादा लेट हो गया था, सुबह से फिर क्लासेस। ठीक है, बस इस क्लास के बाद में डाल दूंगा मैं दोनों एक साथ। तो एक संदर्भ में लोगों और संबंधों का अध्ययन, भौतिक पदार्थों का अध्ययन जो है आप लोग फ्रेंड साइंस के अंदर में करते हो। ठीक है, स्थान और मात्रा का अध्ययन जो है आप लोग जो है मात्रा वगैरह जो चीजें होती है आप लोगों की, कि कितने मात्रा में क्या चीज अवेलेबल है, वो सब भी आप लोग साइंस वगैरह में करते हो। तो यहाँ पर में भौतिक पदार्थों का अध्ययन वगैरह भी नहीं होता है। तो लोगों के संबंधों का अध्ययन करना ये सामाजिक विज्ञान है आपका, सोशल साइंस। उसके नाम में ही है सामाजिक विज्ञान, समाज, लोग, ठीक है, उनके संबंधों का अध्ययन, ये सारा का सारा आप लोगों का क्या होता है, सामाजिक अध्ययन कहलाता है। तो सबसे बेस्ट जो यहाँ पर मैं वर्णित करता है, कई बार क्या होता है ना कि एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी आप लोगों को सही लगते हैं, लेकिन आप लोगों को सबसे उचित वाला, यहाँ बोला भी है कि सबसे उचित वाला कथन आप लोगों ने चुनना है। तो सबसे उचित वाला जो यहाँ पर में कथन था वो था आप लोगों का कि एक संदर्भ में, कोई एक कंटेक्स्ट में, कोई एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट के अंदर में जब हम लोगों के संबंधों के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है, उनका अपने इन्वायरमेंट के साथ में अध्ययन करते हैं, उसी को सामाजिक विज्ञान कहा जाता है। ओके, तो ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों से। आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 है आप लोगों का। देखिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा ना कुछ चीजें बताना चाहूंगा, बता दो आप लोगों को, सभी लोग सुनेंगे बराबर से, हाथ ऊपर कर दो जल्दी जल्दी से कि जी सर। ठीक है, ध्यान से सुनिए आप लोग, ध्यान से। हाँ, पोल भी दे देता हूँ, पोल के साथ में भी कर देंगे। सोशल स्टडीज जो है आप लोगों का, सोशल स्टडीज ये क्या है, लोगों का और उनके रिलेशन, लोगों का उनकी रिलेशनशिप, जो उनके वर्क है, उनकी सोसाइटी है, जो समाज है, उसके साथ में अध्ययन जो होता है उसी को हम सोशल साइंस कहते हैं। समाज में काम करने के लिए लोग और उनके बीच में जो संबंध होता है उसी को हम लोग सोशल साइंस कहते हैं, सामाजिक अध्ययन कहते हैं। सामाजिक अध्ययन एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, अंतर विषयक विषय है। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि एक से ज्यादा सब्जेक्ट है जिसको हम लोग यहाँ पर में पढ़ते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी, अलग अलग चीजों को, अलग अलग विषयों को यहाँ पर में साथ में पढ़ा जाता है, इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। हम लोग यहाँ पर में लोगों के रिलेशन को पढ़ते हैं, हम कल्चर को पढ़ते हैं, फिजिकल चीजों को पढ़ते हैं, इकोनॉमिक पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस, अलग अलग चीजें हम लोग जो है एक साथ पढ़ते हैं। इसी वजह से सोशल साइंस हमारा क्या है, अंतर विषयक विषय है, इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। तो सोशल साइंस क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है, यहां पर में बन गया आपका। नाउ फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है आपका कि ये क्वेश्चन 2018 के पेपर 2 में ऑफलाइन जो पेपर हुआ था आप लोगों को, उसमें पूछा गया था, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में कौन सा वाला विषय शामिल है। और ये तो बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, बताइए यहां पर में मल्टी डिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी में फर्क है। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब होता है अलग अलग, ठीक है, अलग अलग है और अलग अलग ही पढ़ना है।
मल्टी डिसिप्लिनरी अलग अलग है और अलग अलग ही पढ़ना है। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब होता है कि अलग अलग है लेकिन साथ में पढ़ना है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, उसको इंटरडिसिप्लिनरी कहा जाता है। सोशल स्टडीज जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है आपका। देखिए यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो आपके यहाँ पर मैं अपर प्राइमरी लेवल के ऊपर में ही पूछा है आप लोगों से, ठीक है। सोशल साइंस में क्या क्या पढ़ना है आप लोगों ने, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, लेकिन साइकोलॉजी आप लोगों को अभी फिलहाल में नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है, अपर प्राइमरी लेवल के ऊपर में। ना ही आप लोगों को सोशियोलॉजी आप लोगों को पढ़ना है, ना ही सोशियोलॉजी पढ़ना है आप लोगों ने, ठीक है। आप लोगों ने सोशियोलॉजी नहीं पढ़ना है, तो सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र नहीं पढ़ाया जाता। समाज शास्त्र आप लोगों का जो है फ्रेंड्स 11-12 से स्टार्ट होता है, 11 से स्टार्ट होता है आप लोगों का, तो ये भी आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे। तो सोशियोलॉजी को तो आप लोग जो है आराम से एलिमिनेट कर सकते थे, ओके। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपका साइकोलॉजी, मनोविज्ञान भी आप लोगों को अभी फिलहाल में प्राइमरी लेवल के ऊपर में, सोशल साइंस में तो नहीं पढ़ाया जाता, वो भी आप लोगों का 11-12 से स्टार्ट होता है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, ये जो है आप लोगों के 3 विषय है जिसके ऊपर में अभी फिलहाल के अंदर में आपको पढ़ाया जाता है अपर प्राइमरी लेवल के ऊपर में, ठीक है। अपर प्राइमरी लेवल के ऊपर में बात हो रही है बेसिकली। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स ये सोशल साइंस के अंदर में इंक्लूडेड है। वैसे आप लोगों के बाकी के सब्जेक्ट भी सोशल साइंस के ही है, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, बट अपर प्राइमरी स्टेज के ऊपर में उनको नहीं पढ़ाया जाता। ये आपको याद रखना है, एनसीएफ के अंदर में ये बात बोली गई है, इसी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये क्वेश्चन आपका एक्चुअल एग्जाम में आ भी चुका है, काफी सारे ऑनलाइन शिफ्ट में भी पूछा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर में बुनियादी सिद्धांत जो सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन विषय के पुस्तकों के शिक्षण शास्त्रीय उपागम के निर्देशित करता है वह है द फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट गवर्न द पेडागोजिकल अप्रोच ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ टेक्स्ट बुक इज दैट चिल्ड्रन लर्न बेस्ट थ्रू। मतलब सोशल और पॉलिटिकल लाइफ की पुस्तक देखी है क्या आप लोगों ने? एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी की आप लोगों ने बुक देखी है क्या? सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, ठीक है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पुस्तक अगर आप लोगों ने देखी हो, जिस भी बच्चे ने देखी होंगी उसको पता होगा कि भाई इस पुस्तक के अंदर में आप लोगों को जो है बहुत सारी जो है वो क्या दिया गया है, विजुअल रिच दिया गया है, बहुत सारा जो है यहाँ पर में आप लोगों का जो है दृश्य समृद्ध पाठ्य दिए गए हैं इसके अंदर में। जिससे क्या होता है फ्रेंड्स आप लोगों का, जिसके अंदर में आप लोगों का, ठीक है, अच्छा यहाँ पर में एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, आप लोगों को यहाँ पर में बोला गया है कि सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की जो बुक है आप लोगों की, उसके अंदर में क्या आप लोगों को दिया गया है, सिक्वेंशियल रिमेम्बरेंस ऑफ फैक्ट। फैक्ट तो आप लोगों ने याद करना नहीं है, प्रॉपर होल्डिंग, हैंड होल्डिंग बाय गिविंग देम करेक्ट आंसर देना है आप लोगों ने, ठीक है। अब यहाँ पर मैं विजुअल रिच टेक्स्ट बुक रीडिंग एंड एक्सपीरियंशियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट। तो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की जो बुक है आप लोगों की, इसके अंदर में जो है बेसिकली विजुअल रिच टेक्स्ट बुक या दृश्य समृद्ध पाठ्य पुस्तकों का पठन है आप लोगों का। अगर हम लोग बात करेंगे पेडागोजिकल एस्पेक्ट के अंदर में, तो एक्सपीरियंशियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट, विजुअल रिच टेक्स्ट बुक। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर में जो आप लोगों का आंसर है ना, वो एक्चुअली दृश्य समृद्ध पाठ्य पुस्तक ही होना चाहिए। आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी ही होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों की पॉलिटिकल लाइफ के अंदर में स्टोरी टेलिंग के ऊपर में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, स्टोरी टेलिंग के ऊपर में, ठीक है। तो स्टोरी टेलिंग के ऊपर में उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, इसी वजह से इसका आंसर मैं यहाँ पर मैं करेक्शन करा देता हूँ, ठीक है, ऑप्शन के अंदर में यहाँ पर में। तो स्टोरी टेलिंग में उसमें बहुत ध्यान दिया गया। आगे मैं आप लोगों को उसका क्वेश्चन भी दिखा दूंगा, ठीक है, आंसर उसका एक और क्वेश्चन है उसका, मैं वो आपको दिखा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, व्हाई डू सोशल साइंस पेडागोजर्स नो लॉन्गर यूज द वर्ड सिविक्स व्हाइल टीचिंग एट द अपर प्राइमरी लेवल। सिविक्स शब्द का इस्तेमाल हम क्यों नहीं करते अब, ठीक है। बताइए यहाँ पर मैं इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का? इसका आंसर कीजिए आप लोग जल्दी जल्दी से। इसका ऊपर मैं क्वेश्चन दिखा दूंगा मैं, डोंट वरी आप लोगों को, अभी अभी थोड़ी देर में दिख जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो व्हाई डू सोशल साइंस पेडागोजर्स नो लॉन्गर यूज द वर्ड सिविक्स व्हाइल टीचिंग एट द अपर प्राइमरी लेवल। अपर प्राइमरी लेवल के ऊपर में आप लोग सिविक्स शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो? क्योंकि जो सिविक्स है आप लोगों का, सिविक्स ये शब्द जो आया है आप लोगों का, ये कॉलोनियल पास्ट से आया है। कॉलोनियल पास्ट, कॉलोनियल पास्ट का मतलब होता है उपनिवेशवादी अतीत से इसका जन्म हुआ है। क्योंकि उपनिवेशवाद के समय में सिविक्स ये जो सब्जेक्ट था ये जोड़ा गया था इसीलिए, ताकि आप लोगों को सिविक
बनाया जा सके, आप लोगों को जो है यहाँ पर में सिविलाइज किया जा सके। लेकिन फ्रेंड्स हम लोग तो पहले से ही सिविलाइज्ड है ना, अब थोड़ी है हम लोगों को कि हमको सिविलाइज करने की ज़रूरत है, हम लोग जो है वो एकदम जंगली लोग हैं और हमें सिविलाइज करने की ज़रूरत है। तो सिविक्स ये उपनिवेशवाद के समय में यूज़ किया जाता था भारतीय लोगों को सिविलाइज करने के लिए। तो इसी वजह से जो है फ्रेंड्स आपका नागरिक शास्त्र जो है उसका प्रयोग हम लोग या फिर सिविक्स का प्रयोग हम लोग नहीं करते, अंग्रेज़ों के समय की उपज है ये आप लोगों का। ओके, तो पहला वाला आप लोगों का है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, यहाँ नीचे में कुछ कट गया आप लोगों का, इट लिमिटेड द स्कोप ऑफ दिस सब्जेक्ट, ये लिमिट करता है इसके एस्पेक्ट को, कुछ ही चीज़ों तक लिमिट रखता है। इट डेवलप्ड अ क्रिटिकल आउटलुक, ये क्रिटिकल आउटलुक डेवलप नहीं करता है, एक्चुअली इट डेवलप्ड अ क्रिटिकल आउटलुक बोल रहा है, गलत, ये क्रिटिकल आउटलुक डेवलप नहीं करता, आलोचनात्मक दृष्टिकोण नहीं देता ये। यह केवल क्या देता है आप लोगों को बोलता है कि ये चीज़ दी गई है, इसका रट्टा मारो और आगे बढ़ो, ये दी गई है, इसका रट्टा मारो और आगे बढ़ो, ठीक है। जबकि जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों का क्रिटिकल आउटलुक आपका दिया गया है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ के अंदर में। तो इट ओनली डिस्क्राइब गवर्नमेंट, यह केवल सरकारी संस्थाओं और कार्यक्रमों का विवरण देने पर ही केंद्रित था। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो है सी, ए, सी और डी। यहाँ पर मैं आप लोगों का सही है आंसर, ए, सी और डी। तो ए, सी और डी जो है यहाँ पर मैं आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, ए, सी एंड डी। बी जो है यहाँ पर में गलत है क्योंकि उल्टा बोला है, ये क्रिटिकल आउटलुक देता है बोल रहा है, जबकि क्रिटिकल आउटलुक ये नहीं देता, आपका क्रिटिकल आउटलुक नहीं देता, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, क्रिटिकल आउटलुक नहीं देता। तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए एनजीएफ जो है आप लोगों का एक बना था फ्रेंड्स यहाँ पर में, इसके अनुसार जो सिविक्स है ये आप लोगों का क्या हुआ था, कॉलोनियल पीरियड के समय में इसका जन्म हुआ था। एक्चुअल में ये जो सिविक्स डाला गया था आपका, ये डाला गया था कि भाई ब्रिटिश राज के तरफ जो लोग हैं, ब्रिटिश राज के तरफ में लोगों की डिसलॉयल्टी बढ़ रही थी, तो लॉयल्टी को बढ़ाने के लिए यहाँ पर में सिविक्स उन्होंने यहाँ पर में इंट्रोड्यूस किया था, ताकि भारतीय लोगों को जस्ट एक मशीन के तौर पर बनाया जा सके। ओके, जो पहली बुक थी, द फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑफ सिविक्स, द सिटीजन ऑफ इंडिया, जो ली वर्नर ने लिखी थी, इसके अंदर में भी वही बताया था उन्होंने कि कैसे कॉलोनियल लोग जो है भारतीय लोगों को सिविलाइज बनाने के लिए आए हैं और भगवान ने उनको भेजा है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल साइंस जो है फ्रेंड्स ये क्या करती है आप लोगों के अंदर में एक एनालिसिस को जनरेट करती है, क्रिटिकल एनालिसिस को आप लोगों के अंदर में जनरेट करती है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। चूज फ्रॉम द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट दैट कुड डिस्क्राइब द सब्जेक्ट सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, ठीक है। तो इट एम्फेसाइजेज द यूज ऑफ डेफिनेशन, इट encourages रूट लर्निंग, इट इज रिलेटेड टू रियल लाइफ सिचुएशन, इट एम्फेसाइजेज वन करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की, तो ये आप लोगों का रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेट करता है, वास्तविक जीवन की स्थितियों के साथ में जुड़ा हुआ है ये, ओके। तो आंसर आप लोगों को हो जाएगा यहाँ पर में ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस हैज बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली टू फैमिलियराइज स्टूडेंट विद आइडियाज इन द टेक्स्ट बुक्स सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पब्लिश्ड बाय द एनसीईआरटी। निम्नलिखित में से किस उपागम को एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पाठ्यपुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में निहित विचारों से विद्यार्थियों को अवगत करवाने के लिए किया गया है? तो स्टोरी बोर्ड, जो कहानी है ना फ्रेंड्स आप लोगों का, स्टोरी बोर्ड, कहानियों का इस्तेमाल यहाँ पर में बहुत ज़्यादा किया गया है, स्टोरी बोर्ड का। तो आप लोग जब सोशल और पॉलिटिकल लाइफ की बुक को देखते हो, ठीक है, तो उसके अंदर में आप लोग देखोगे फ्रेंड्स की स्टोरी बोर्ड, स्टोरीज, ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल उसके अंदर में किया गया है। तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसीलिए मैं वहाँ पर मैं उस क्वेश्चन के अंदर मैं आप लोगों से कह रहा था कि आंसर जो है आप लोगों का बेसिकली ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, क्योंकि जब वहाँ पर में किया गया है तो उसके अंदर में आपका स्टोरी बोर्ड, कहानी बोर्ड या कहानियों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है आप लोगों के एनसीईआरटी की पुस्तक के अंदर में, ठीक है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की बुक में, ओके। चलिए, तो आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी या फिर ऑप्शन नंबर 4, जो भी आप लोग बोलना चाहो। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखिए, इस तरीके से स्टोरी बोर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है आप लोगों को समझाने के लिए, ओके। उसके बाद में फ्रेंड्स एक क्वेश्चन है आप लोगों का, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पुस्तकें निम्नलिखित उद्देश्य से लिखी गई है। दे हेल्प इन रिटेंशन ऑफ फैक्ट बाय गिविंग प्रिसाइज इंफॉर्मेशन, वो तथ्यों को याद रखने में सहायक है। भाई याद तो करना ही नहीं है आप लोगों ने, समझना है, याद करना ही नहीं है आप लोगों ने, तो ये तो रट्टा मारना ही नहीं है। दे बैलेंस द आइडियल विद द रियल इन द डिस्कशन ऑफ टॉपिक्स, ठीक है, वे पाठ्य पुस्तक की चर्चा में आदर्श और वास्तविकता में संतुलन रखती है। जो भी आदर्श चीजें होनी चाहिए और जो एक्चुअल में सच्चाई है, एक होता है आदर्श, एकदम बिल्कुल आदर्श स्थापित किए, ऐसा 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 होना चाहिए, और एक होता है कि जो असलियत में प्रैक्टिकल चीजें हैं,
दोनों के बीच में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक आपकी सामाजिक और राजनीतिक जीवन, ये आपका क्या करती है, इसके अंदर में बैलेंस बनाने का काम करती है कि भाई दोनों में बैलेंस बना रहे। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ओनली बी इज करेक्ट। मानचित्र, सिक्के एवं समय रेखा ब्लैंक के शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। तो मानचित्र, सिक्के और समय रेखा, तो देखिए मानचित्र की मदद से, कॉइन्स और टाइमलाइंस की मदद से। टाइमलाइन का मतलब होता है कि भाई पहले कौन सी चीज हुई, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ठीक है। कॉइन्स हो जाए, सिक्के हो जाए। अब सिक्के सोचकर लोग जो है यहाँ पर में इकोनॉमिक्स लगा सकते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, सिक्के जो है वो आपको इतिहास का भी स्रोत बताते कि इतिहास में क्या हुआ था, ठीक है। ओके, इतिहास के अंदर में कौन कौन सी घटनाएं घटी थी, तो ऐतिहासिक स्रोत के रूप में आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो कॉइन्स को। तो मैप, कॉइन्स, टाइमलाइन, ये सारी की सारी आपकी हिस्ट्री को पढ़ने के अंदर में आपकी मदद करती है। तो सिक्के से आपको पता चलता है कि भाई ये राजा कब था, क्या करता था, कौन कौन सी भाषा थी उस समय में, किस समय में ये राजा था। इसके अलावा मैप से आप लोगों को पता चलता है कि कौन से समय में किस प्रकार का राजा हुआ करता था, ये सारी की सारी चीजें, ठीक है। टाइमलाइन से भी आप हिस्ट्री को क्रोनोलॉजी में समझ सकते हो, क्रोनोलॉजी के अंदर में, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स इस सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप लोग, ताकि मैं आप लोगों को थोड़ी मेरे को भी एनर्जी मिल जाए आप लोगों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। द मॉडल रेप्लिकास ऑफ फिजिकल फीचर्स आर मोस्ट सुटेबल फॉर टीचिंग। भौतिक विशेषताओं के मॉडल, प्रतिकृतियां शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। भौतिक विशेषताओं के मॉडल रेप्लिका, फिजिकल फीचर मतलब दुनिया के फिजिकल फीचर, पहाड़ और वो सारी की सारी चीज़ें, पहाड़ों को दिखाना, नदियों को दिखाना, भौतिक विशेषता है बेसिकली फिजिकल फीचर को दिखाना। तो वो ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए आपके लिए सबसे अच्छी होती है। ये इस तरीके से मॉडल वगैरह आपका जो ग्लोब वगैरह है वो दिखाना, या सोलर सिस्टम की इस तरीके से प्रतिकृति बनाना, ये सब आप लोगों का किसके लिए काम आएगा, आपका भूगोल पढ़ाने के काम आएगा, है ना। उसके बाद में फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर में एट द अपर प्राइमरी स्टेज ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स टुगेदर कैन हेल्प इन द फॉलोइंग। अगर ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को आप लोग साथ में पढ़ते हो तो क्या होगा, ये आप लोगों के जो है फ्रेंड्स एनसीएफ के अंदर में दिया हुआ है, इसी वजह से डायरेक्ट क्वेश्चन आया। मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर आप भूगोल और अर्थशास्त्र एक साथ पढ़ोगे तो आप लोग जो है ये समझ पाओगे, ठीक है। एक पर्सपेक्टिव आपके अंदर में जनरेट होगा। कौन सा वाला पर्सपेक्टिव, इन्वायरमेंट को लेकर, रिसोर्सेज को लेकर और डेवलपमेंट को लेकर आपका पर्सपेक्टिव जनरेट होगा। इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी को जब साथ में पढ़ा जाता है तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली चीज़ है आप लोगों की, कि जब भी ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को साथ में पढ़ेंगे आप लोग तो प्लूरैलिटी, बहुवाद, बहुलता को समझने में मदद नहीं मिलेगी। ये बहुलता तो आपको हिस्ट्री पढ़ने से समझ में आती है। बहुलता की अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। डेवलपिंग नॉलेज ऑफ प्लेस एंड एनवायरनमेंट, केवल प्लेसेस और एनवायरनमेंट आपको ज्योग्राफी से पता चलेगा, इकोनॉमिक्स से नहीं। अंडरस्टैंडिंग ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये भी आपको ज्योग्राफी से पता चलेगा। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को साथ में पढ़ोगे तो इन्वायरमेंट का, रिसोर्सेज का और डेवलपमेंट, क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर में इकोनॉमिकल डेवलपमेंट और सारी चीज़ें भी आप लोगों की आ जाती है। तो एक पॉइंट है आपका यहाँ पर में समझिए आप लोग, ये आपका एनसीएफ में दिया है। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स जो है वो आप लोगों की मदद करती है ताकि आप लोग, ठीक है, इन्वायरमेंट, रिसोर्सेज और जो डेवलपमेंट है डिफरेंट लेवल के ऊपर में उसको समझ सके, उसके प्रति आपका पर्सपेक्टिव डेवलप हो जाए, ठीक है। उसके प्रति जो है आप लोगों के मन के अंदर में एक परिप्रेक्ष्य विकसित हो जाए आपके मन में। तो इन सारे परिप्रेक्ष्य को विकसित करने में मदद करता है अगर आप भूगोल और ज्योग्राफी को साथ में पढ़ते हो तो। ये एक बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये इसको याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो इसको याद रखिए आप लोग। बाकी भारतीय इतिहास को जब आप पढ़ोगे तो बहुलता का पता चलता है आपको, प्लूरैलिटी का पता चलता है कि भाई अलग अलग कितने सारे प्रकार के लोग हैं, अलग अलग जनजातियां भारत के अंदर में रहती थी, ठीक है। उसके बाद में चेंजेस क्या हुए हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में भी आप लोगों को पता चलता है कि इस समय काल के अंदर में क्या क्या चेंजेस हुए आप लोगों के। ओके चलिए, बाकी फ्रेंड्स पॉलिटिकल साइंस को जब आप पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि सरकार कैसे काम करती है, डेमोक्रेसी क्या होती है, लोग पार्टिसिपेट कैसे करते हैं। और अकेले अगर आप इकोनॉमिक्स को पढ़ोगे तो आपको उसके अंदर में पता चलेगा कि मार्केट, फैमिली, राज्य, देश, उसकी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करते हैं, बैंकिंग व्यवस्था कैसे काम करती है, वगैरह वगैरह आपको इकोनॉमिक से पता चलता है। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो आप लोग, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। हिस्ट्री विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ द प्रेजेंट इवॉल्व्ड। वर्तमान का कैसे विकास हुआ यह समझने में हिस्ट्री हमें मदद करती है। आप बताओ कि वर्तमान का कैसे विकास हुआ, ये हिस्ट्री हमें मदद करेंगी या नहीं करेंगी, बताइए जल्दी से आप लोग। तो देखिए अगर वर्तमान का कैसे विकास हुआ यह समझने में हमें हिस्ट्री बिल्कुल मदद करती है कि आज हम यहाँ कैसे पहुंचे। इतिहास पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कैसे 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 होते हुए हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, तो हिस्ट्री हमें मदद करती है।
उसके अलावा अगर मैं बात करूं आप लोगों से, अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ आवर फिजिकल एंड सोशल वर्ल्ड, हमारे भौतिक और सामाजिक विश्व की गतिविधियों को समझने में भी हमें मदद करता है ये हिस्ट्री। अतीत के वर्तमान से तुलना करने में मदद करता है। अब यहाँ पर मैं अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ आवर फिजिकल वर्ल्ड, हिस्ट्री फिजिकल वर्ल्ड को समझने में मदद करता है या ज्योग्राफी मदद करता है? ज्योग्राफी कौन मदद करता है आप लोगों के? ज्योग्राफी। फिजिकल वर्ल्ड की बात हो रही है यहाँ पर मैं, फिजिकल वर्ल्ड की, ठीक है, भौतिक दुनिया की, भौतिक वर्ल्ड की, भौतिक दुनिया की। आप मुझे बताओ, जो भी लोग जो है यहाँ आंसर लगा रहे हैं ऑल वाला, तो भौतिक वाला कौन करता है? ज्योग्राफी करता है। तो अंडरस्टैंडिंग सोशल वर्ल्ड को समझने में मदद कर सकता है, लेकिन भौतिक वर्ल्ड को ज्योग्राफी मदद करता है, हिस्ट्री नहीं करता। तो हिस्ट्री अंडरस्टैंड करने में मदद करता है, प्रेजेंट कैसे इवॉल्व हुआ, और पास्ट को प्रेजेंट से कंपेयर करने में भी मदद करता है। तो आंसर आप लोगों को हो जाएगा यहाँ पर में ए एंड सी। अच्छा, हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम अवर पास्ट है, अवर पास्ट, पास्ट है, हमारे अतीत है, हमारा अतीत नहीं, हमारे अतीत, क्योंकि हम सबके अतीत अलग अलग थे। जनजातीय लोगों का अतीत अलग था, जो ब्राह्मणवादी विचारधारा वाले लोग हैं उनका अतीत अलग था। तो सब लोगों का अतीत अलग अलग है। तो अलग अलग अतीतों के कारण जो है फ्रेंड्स, अलग अलग इतिहास बने हैं। इसी वजह से यहाँ पर में हम लोग अलग, हमारे अतीत कहते हैं हम लोग इसको, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। चलिए, 1000 के करीब लाइक्स आप लोगों के होने आए हैं फ्रेंड, जल्दी जल्दी से लाइक भी करते रहेंगे। और जिन लोगों ने टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे जल्दी से, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में। आप इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में बोला गया है कि इतिहास का अध्यापन निम्नलिखित में से किस पर केंद्रीभूत होना चाहिए? बहुप्रदर्शनी की संकल्पना और ऐतिहासिक विविधता के भाव का निर्माण, विद्यार्थियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रहने की परिकल्पना के लिए प्रोत्साहित करना और अनुभवों के साथ जोड़ना, कंसेप्ट्स ऑफ प्लूरल रिप्रेजेंटेशन एंड बिल्डिंग अ सेंस ऑफ हिस्टोरिकल डाइवर्सिटी। जब भी आप हिस्ट्री पढ़ाते हो तो आपको प्लूरल रिप्रेजेंटेशन करना है। मैंने आपसे कहा ना, हमारे हमारे इतिहास की बुक का नाम क्या है एनसीईआरटी की? अवर पास्ट है, अवर पास्ट, हमारे पास्ट है या पास्ट है? पास्ट है, हमारे अतीत, हम लोगों के अतीत, हम सबके, हमारे अपने अपने अलग अलग जो अतीत है, प्लूरल है, बहुवाद है, बहुप्रदर्शन है, अलग अलग लोग है। बहु मतलब वो सास और बहू वाला बहु नहीं, बहु मतलब एक से अधिक वाला, ठीक है। वो आप लोगों ने विकसित करना है, लोगों को, अपने बच्चों को बताना है कि भाई सभी का अपना अपना इतिहास है और सभी के इतिहास का अपना एक महत्व है। आदिवासियों का अपना इतिहास है, ब्राह्मणवादी विचारधारा का अलग इतिहास है, ठीक है, जनजातीय लोगों का अलग इतिहास है। इंकरेजिंग स्टूडेंट्स टू इमेजिन लिविंग इन द पास्ट एंड रिलेट टू द एक्सपीरियंसेस। इस तरीके से पढ़ाना बच्चों को कि भाई वो जो है पास्ट के अनुभवों के साथ में जुड़कर देख सके। तो कहानियों की मदद से सिखाओ उनको, कहानी जैसा सिखाओ उनको, तो वो लोग जो है वो रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ को। तो बिल्कुल सही बात है, बोथ ए एंड बी आर दी आंसर, दोनों के दोनों बिल्कुल सही है। बहुप्रदर्शनी की संकल्पना करनी है आप लोगों ने, मतलब प्लूरलिज्म बच्चों को बताना है कि प्लूरल रिप्रेजेंटेशन है हमारे हिस्ट्री का, ठीक है, डाइवर्सिटी थी हमारे हिस्ट्री के अंदर में। तो प्लूरैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लूरैलिटी, बहुलता, हमारे इतिहास में बहुलता देखने के लिए मिलती है हम लोगों को, एक से अधिक है। नाउ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्रा को भारतीय सैनिकों द्वारा कारगिल युद्ध में झेली गई कठिनाइयों के विषय में उत्सुक है, ठीक है। वो एक छात्रा है, वो कारगिल युद्ध में जो कठिनाइयां झेली गई थी, कारगिल का युद्ध हुआ था आप लोगों को पता है ना, उसमें जो सैनिक थे उनको बहुत कठिनाई झेलनी पड़ी थी। वो कुछ सैनिकों का साक्षात्कार लेती है, उनका इंटरव्यू जाकर लेती है, जिन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। तो ये जो उसका साक्षात्कार हो जाएगा वो किस प्रकार का स्रोत रहेगा? अब देखिए, जिन सैनिकों ने हिस्सा लिया था युद्ध में, ठीक है, जिन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया था, डायरेक्टली उनसे जाकर बात कर रही है वो, तो वो प्राइमरी सोर्स हो गया, क्योंकि वो सैनिक खुद थे ना वहां पर में। अगर मान लीजिए कि वो सैनिक नहीं होते, वो सैनिक के पिताजी ने भाग लिया होता और वो उसके बच्चे से पूछ रही होती कि तुम्हारे पिताजी ने तुमको क्या बताया था, तो वो सेकेंडरी सोर्स हो जाता हमारे लिए, क्योंकि वो एक्चुअल में वो बच्चा नहीं था ना मैदान में। लेकिन यहाँ पर में जो एक छात्रा है जो डायरेक्टली उन सैनिकों के पास गई जिन्होंने वो देखा था, इसीलिए वो प्राइमरी सोर्स हो गया आप लोगों का। तो आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक स्रोत। देखिए फ्रेंड्स, प्राइमरी सोर्स जो है आप लोगों का इंटरव्यूज हो जाए, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाए, अगर वो एक्चुअल वाली रिकॉर्डिंग है, जैसे अगर मान लीजिए हमारा पहला स्वतंत्रता, जो हम जिस दिन स्वतंत्र हुए थे उसकी वीडियो अगर आप देखोगे तो वो हमारे लिए प्राइमरी सोर्स हो जाएगा उसको जानने का कि क्या हो रहा था उस समय में, ठीक है। लिटरेरी या जो थेरेटिकल वर्क जिस व्यक्ति के ऊपर में वो बीती थी उसने खुद ने लिखा है वो बुक, जैसे मान लीजिए कि गांधी जी की खुद की आत्मकथा, तो वो प्राइमरी सोर्स है। गांधी जी अपने बारे में खुद बता रहे हैं, तो अपने बारे में खुद बताना आत्मकथा, ये आपका प्राइमरी सोर्स है। सेकेंडरी सोर्स हो जाता है रेडियो डॉक्यूमेंट्री,
कि भाई रेडियो वाले क्या करते हैं, 10-12 बुक्स ले लेते हैं, उनमें से पढ़ते हैं और फिर एक डॉक्यूमेंट्री बनाकर आपको चला देते हैं। या मूवीज जो है आपका सेकेंडरी सोर्स है, मूवीज वाले भी आजकल क्या कर रहे हैं, इधर उधर से पढ़ते हैं, 10 जगह से बुक से जो जो अच्छा लगता है उनको वो ले लेते हैं और वो उसकी मूवी बना के चला देते हैं। या बुक्स, टेक्स्ट बुक्स हो गया आप लोगों की, एनसीईआरटी की पुस्तक क्या है, एनसीईआरटी वालों ने खुद ने जाके हड़प्पा में खुदाई करके देखी थी कि अच्छा यहाँ पर में तो कंकाल मिला है, ठीक है। उन्होंने नहीं किया था ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है यहाँ पर में अलग अलग पुस्तकें, अलग अलग जो स्रोत थे उनमें से लेकर उन्होंने फिर बुक लिख दी, ठीक है। टेलीविजन डॉक्यूमेंट्री वगैरह भी आप लोगों की, ये सब भी क्या है, सेकेंडरी सोर्स हो जाता है आप लोगों का। कुछ और भी क्वेश्चन है, उनकी मदद से भी हम लोग देखेंगे। तो प्राइमरी सोर्स ऐसे सोर्स होते हैं जिनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है, जो ठीक है, फर्स्ट हैंड अकाउंट जो होता है उस टॉपिक का। जैसे न्यूज रिपोर्टर जो होते हैं आप लोगों के, ठीक है, न्यूज रिपोर्टर क्या करते हैं, देखते हैं और आप लोगों के लिए न्यूज में छापते हैं, तो वो आपके लिए प्राइमरी सोर्स हो गया, क्योंकि उन्होंने खुद ने देखकर वो लिखा है आप लोगों के लिए। जिसने स्पीच दी थी उसकी स्पीच को अगर लिख दिया गया है तो वो आप लोगों के लिए प्राइमरी सोर्स हो गया। डायरी, लेटर, इंटरव्यू, ठीक है, ओरिजिनल रिसर्च, सर्वे, सेंसस। सेंसस ऐसा तो नहीं कि गूगल में भारत में कितने लोग रहते हैं, मोदी जी ने सर्च किया और टेक्स्ट बुक में छाप दिया, ऐसा थोड़ी होता है भाई, सच में जाकर गिनती की जाती है ना सेंसस की। तो सेंसस क्या है आप लोगों का, प्राइमरी स्रोत है। ओके, जनगणना जो है ये प्राथमिक स्रोत होता है, क्योंकि एक्चुअल में जाकर खुद से जाकर की जाती है जनगणना, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, खुद से जाकर जनगणना की जाती है। देखिए यहाँ पर में 1000 से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर 1300 के करीब लोग हैं, तो एक बार जल्दी जल्दी से अगर आप लोग शेयर मार दोगे तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवा दूंगा, सभी के सभी लोग एक साथ जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे। ओके, सेकेंडरी सोर्स का मतलब क्या हो जाएगा, आप लोगों की जितनी भी टेक्स्ट बुक्स वगैरह है वो सारी की सारी, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए कि किसी और जो इतिहास, जो हमारे काफ़ी सारे राइटर्स होते हैं जो दूसरे के बुक्स को, बहुत सारी बुक्स का एनालिसिस लेकर करते हैं, वो आप लोगों के लिए सेकेंडरी सोर्स हो जाएगा। ओके, तो सेकेंडरी सोर्स, इसके अलावा जो मौसम की जो जानकारी आप लोगों को मिलती है, ठीक है, मौसम की जानकारी आप लोगों को न्यूज़पेपर में मौसम की जानकारी छपी, मान लो कि आज जो है वो बादल भरा मौसम रहेगा, बारिश होगी, ठीक है, ठंड पड़ेगी, इतना डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा। अब वो न्यूज़पेपर वालों ने खुद ने तो किया नहीं होगा जाकर वो एनालिसिस, है ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है वो मौसम विज्ञान की वेबसाइट पर देखा और वहां से फिर अपने न्यूज़पेपर में छापा। तो देखो बीच में एक बैरियर आ गया, तो मौसम विज्ञान की जो जानकारी न्यूज़पेपर में छपती है वो सेकेंडरी सोर्स हो गया, क्योंकि उन्होंने कहीं और से उठाया है उसको। अगर आप डायरेक्टली जाकर मौसम विज्ञान की वेबसाइट पर देखोगे तो आपके लिए वो प्राइमरी सोर्स रहेगा। लेकिन अगर वही चीज़ को आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ोगे कि भाई आज क्या रहने वाला है, बारिश होगी, धूप निकलेंगी, वगैरह 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 वगैरह, ठीक है, ओके, तो वो आप लोगों का सेकेंडरी सोर्स हो जाएगा। तो जो मौसम की जानकारी जो छपती है अखबारों के अंदर में, वो सेकेंडरी सोर्स होता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, क्योंकि उन्होंने भी कहीं से उठाया हुआ है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट ऑन ग्लोबल वार्मिंग इज बेस्ड ऑन सेकेंडरी सोर्स। ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर में एक प्रोजेक्ट है, वो सेकेंडरी सोर्स है आपका। अ कोलाज ऑफ पिक्चर ऑन ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर में एक कोलाज बनाना। कोलाज का मतलब होता है फोटो का संग्रह, ठीक है, पिक्चर्स का संग्रह, कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स। इंटरव्यू विथ एल्डर्स लिविंग इन एरिया ऑन चेंजेस इन वेदर, ऐसे लोगों के साथ में रहना, ऐसे लोगों का इंटरव्यू लेना जहां पर में वेदर चेंज हो रहा है। अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑन अनएनालाइज्ड वेदर डेटा कलेक्टेड फ्रॉम मेट्रोलॉजिकल ऑफिस, जो मीटियोरोलॉजिकल ऑफिस है वहां जाना और वहां से डेटा को कलेक्ट करना। अ डिस्कशन बेस्ड ऑन वेदर चेंजेस मेंशन्ड इन अ बुक, ठीक है, तो डिस्कशन करना, वो भी कौन से वाले, वेदर चेंजेस मेंशन्ड इन अ बुक, ओके। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये जो है फ्रेंड्स आप लोगों का आप लोगों से बोला गया है कि विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन प्रोजेक्ट ऑन ग्लोबल वार्मिंग इज बेस्ड ऑन सेकेंडरी सोर्सेज, ठीक है। तो सेकेंडरी सोर्सेज के ऊपर में ये डिस्कशन हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का, मेंशन इन अ बुक, ये सेकेंडरी सोर्स के ऊपर में है आप लोगों को, क्योंकि बुक के अंदर में लिखा हुआ है और उसके ऊपर में आप लोग डिस्कशन कर रहे हो। तो आंसर आप लोगों का जो है वो ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, ये याद रखना है आप लोगों ने। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सी जो है आप लोगों का ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनएनालाइज्ड वेदर डेटा, अनएनालाइज्ड है वो, मतलब कि अभी तक उसको एनालाइज नहीं किया गया है, तो डायरेक्टली आप लोगों को मेट्रोलॉजिकल ऑफिस से मिला है, ऑफिस से डायरेक्टली मिला है आपको। अगर न्यूज़पेपर से मिलता तो आप लोगों के लिए वो सेकेंडरी सोर्स होता, बट यहाँ पर में वो प्राइमरी सोर्स है, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया। तो आंसर इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके,
In social studies education, what is the purpose of incorporating प्राइमरी सोर्सेज इनटू लेसन? प्राइमरी सोर्सेज जो है सामाजिक अध्ययन शिक्षा में प्राथमिक स्रोतों को पाठों में शामिल करने का उद्देश्य क्या है? अतीत से प्रत्यक्ष विवरण और परिप्रेक्ष्य प्रदान करना, टू प्रोवाइड फर्स्ट हैंड अकाउंट्स एंड पर्सपेक्टिव फ्रॉम द पास्ट, टू री इन्फोर्स टेक्स्ट बुक information, to simplify complex historical events, to eliminate the need for critical analysis. Primary sources into lesson. ऑब्वियस सी बात है फ्रेंड्स कि प्राइमरी स्रोत से आप लोगों को क्या मिलता है? प्रत्यक्ष विवरण और परिप्रेक्ष्य मिल जाता है, फर्स्ट हैंड अकाउंट मिल जाता है आपको, ठीक है, और पर्सपेक्टिव मिल जाता है हमारे पास से। तो प्राइमरी सोर्स आप लोगों के लिए इसीलिए ज़रूरी होते हैं। फर्स्ट हैंड अकाउंट आप लोगों को मिलता है प्राइमरी सोर्सेज से, ओके, ये याद रखना है आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। धम्म के विषय में समझ बनाने के लिए किस प्राथमिक स्रोत का उपयोग संदर्भ लिया जाना चाहिए? तो देखिए फ्रेंड्स, धम्म जो है आप लोगों को पता होना चाहिए कि अशोका जो था उन्होंने क्या किया था, अपने इंस्क्रिप्शंस बनवाए थे, और अपने अशोका ने अपने इंस्क्रिप्शन में धम्म के बारे में जानकारी दी थी, धम्म के बारे में, ठीक है। तो अशोका के जो शिलालेख थे वो डायरेक्टली आप लोगों के लिए क्या करते हैं, प्राथमिक स्रोत का काम करते हैं, क्योंकि वो भी आज भी वैसे के वैसे ही लिखे हुए हैं, ठीक है, ओके, ऐसे ही के वैसे ही लिखे हुए, क्योंकि अशोका ने पिल्लर के ऊपर में, पत्थरों के ऊपर में ऐसा लिखवा दिया था, बड़े बड़े पिल्लर्स पत्थर के ऊपर में ऐसे लिखवा दिया था, है ना। तो अशोका के जो इंस्क्रिप्शन है, जो शिलालेख है, वो उसी समय काल में लिखे गए थे, इसीलिए वो हमारे लिए प्राथमिक स्रोत का काम करते हैं। अशोका का इंस्क्रिप्शन के ऊपर में अगर किसी ने अपनी टीका टिप्पणी लिखी है तो वो आपके लिए सेकेंडरी सोर्स हो जाएगा, लेकिन अगर आप डायरेक्टली अशोका के इंस्क्रिप्शंस को जाकर पढ़ते हो तो ये आपके लिए क्या है, प्राथमिक स्रोत है, प्राइमरी सोर्स है आप लोगों के लिए। मेगास्थनीज ने जो बुक लिखी थी वो एक्चुअल में अब वो ओरिजिनल वाली गुम हो चुकी है, वो उसका जो बाकी लोगों ने उसमें से जो लिखा था देख देख कर वही अब हमारे पास में बचा है, तो ये प्राइमरी सोर्स नहीं है। और दूसरी बात, मेगास्थनीज ने धम्म के ऊपर में नहीं लिखा था, उसने जो है वो भारत के अंदर में कैसी राजनीतिक व्यवस्था उसके ऊपर में लिखा था। रामपुरवा बुल स्कल्पचर, एक बैल को देखकर क्या समझ में आएगा आपको? बैल बना हुआ है ऐसा, रामपुरवा बैल, ठीक है, पॉलिश्ड है, मौर्य काल में बना था, अशोका के समय काल के अंदर में, आज राष्ट्रपति भवन में रखा हुआ है, वो बिहार रामपुरवा में मिला था। उससे क्या समझेगा? आयरन पिलर, लौह स्तंभ, वो आप लोगों का शाक राजाओं के ऊपर में विक्रमादित्य ने जब विजय हासिल की थी उसके बारे में दिया है। धम्म के बारे में आप लोगों का अशोकन इंस्क्रिप्शन प्राथमिक स्रोत है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से आप देख सकते हो कि अशोका के जो पिलर्स है, जो लिखवाया था अशोका ने, ठीक है, वो आप लोगों के लिए प्राथमिक स्रोत का काम करते हैं धम्म के लिए। ज्योग्राफी जो है किस चीज़ को इंक्लूड करती है? रिलेशन बिटवीन पॉलिटिकल सिस्टम एंड इकोनॉमी, पॉलिटिकल सिस्टम और इकोनॉमी को अपने अंदर में इंक्लूड करती है। रिलेशन बिटवीन पॉलिटिकल सिस्टम एंड इकोनॉमी, राजनीतिक व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था के बीच संबंध। आर्ट ऑफ ड्राइंग मैप्स एंड चार्ट्स, रिलेशन बिटवीन मैन एंड फिजिकल इन्वायरमेंट, इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड एंड डिफरेंट रेसेस। देखो सबसे पहली बात तो पॉलिटिकल सिस्टम जो है ये ज्योग्राफी में कहाँ से आ गया? ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था, और ज्योग्राफी का तो कोई लेना देना नहीं है, तो इसको काट दो आप लोग, और इसी को काटते ही आप लोग आंसर तक पहुंच जाओगे। ए को काटा, ए को काटा, ए को काटा, आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खत्म। देखो मैप्स आप लोग जो है ज्योग्राफी के अंदर में मैप और चार्ट्स, ये सारी चीज़ें बड़ा इंपॉर्टेंस रखती है। रिलेशन बिटवीन मैन एंड फिजिकल इन्वायरमेंट, एक इंसान का अपने फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ में, नदियाँ, पहाड़, पेड़ पौधे, इन सारी चीज़ों के साथ में अपना रिलेशन जो है वो ज्योग्राफी के अंदर में पढ़ते हैं। इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड एंड इट्स डिफरेंट रेसेस। देखो आप लोगों को एक चीज़ पता होनी चाहिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को मैप के थ्रू दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं देखिए, हुआ यूँ कि इंसानों की उत्पत्ति जो है ये यहाँ पर में हुई थी, इस इलाके में, ठीक है, अफ्रीका के इस इलाके के अंदर में। फिर क्या हुआ यहाँ पर में, फिर बाद में, ठीक है, बहुत लंबे समय के बाद में इस इलाके के अंदर में प्राकृतिक चेंज आए, भौगोलिक चेंज आए, ठीक है, ज्योग्राफिकल चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर में पहाड़ों की श्रृंखला बननी स्टार्ट हुई, पानी की जो बादल यहाँ से आके बारिश करते थे वो कम हो गए, तो इंसान लोग जो मतलब जो हमारे पूर्वज थे, ठीक है, इंसान बनने के थे वो पहले, ठीक है, तो वो इधर उधर डिस्पर्स हो गए। फिर धीरे धीरे वो लोग अलग अलग इलाकों में गए, अलग अलग जो है रेस जनरेट हुई, इंसानों का इवोल्यूशन हुआ। तो ये सारी चीज़ें भी हमें ज्योग्राफी से पता चलती है कि भाई ज्योग्राफिकल चेंजेस हुए और इसी वजह से हम लोगों का विकास हुआ। जैसे जैसे ज्योग्राफी में चेंज आए वैसे वैसे हम लोगों में भी चेंजेस आने लगे। तो ज्योग्राफिकल चेंजेस भी हमें जो है, ठीक है,
जोग्राफिकल चेंजेस जो है आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं यहाँ पर में। चलिए, तो ये आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स थोड़ा सा कि रिलेशन बिटवीन पॉलिटिकल सिस्टम एंड इकोनॉमी, राजनीतिक व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था के बीच में संबंध आप लोगों का ये नहीं दिखाता, तो इसी से आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो गया था। 21 जनवरी 2022 का एक्चुअल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को बताना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में सीखने के अधिक प्रभावी अवसर प्रदान कर सकते हैं। गिविंग डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल टॉपिक्स, यूजिंग मोर टीचिंग एड्स, कंडक्टिंग पीरियोडिक टेस्ट, बेसिंग द टीचिंग ऑन रियल लाइफ सिचुएशन। तो देखिए, रियल लाइफ सिचुएशन से जितना ज़्यादा आप मैच करोगे ना, उतना ज़्यादा जो है आप लोग अधिक सीखने के अवसर प्रदान कर सकते हो लोगों को। तो रियल लाइफ सिचुएशन के ऊपर में बेस्ड जो है टीचिंग दी जानी चाहिए हमेशा। तो रियल लाइफ सिचुएशन के ऊपर में बेस्ड टीचिंग आप लोगों को जो है आगे बढ़ाती है, ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। रियल लाइफ सिचुएशन मतलब कि इस तरीके से बच्चों को जो है आप लोग क्या कीजिए, रियल लाइफ एक्सपीरियंस दीजिए। ठीक है, बच्चे ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे सारी चीज़ों को। द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 रिकमेंड दैट चिल्ड्रन स्कूल एजुकेशन मस्ट बी लिंक्ड विथ। देखिए, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर में, आप लोगों का ये कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने सिफारिश की कि बच्चों की स्कूली शिक्षा जो है किससे जुड़ी हुई होनी चाहिए आप लोगों की। ऑब्वियस सी बात है, ये आपके, ठीक है, एग्जामिनेशन से जुड़ी हुई होनी चाहिए, स्कूल के बाहर के परिवेश से, मुख्य धारा की राय से, स्कूल की बुनियादी ढांचे की स्थिति से। आउटसाइड स्कूल इन्वायरमेंट मतलब कि स्कूल के बाहर का भी जो जीवन है उससे भी जुड़ा हुआ होना चाहिए उसने, स्कूल के बाहर जो उनका जीवन है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो आंसर इसको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। एनसीएफ 2005 इज ऑफ द ओपिनियन दैट टेक्स्ट बुक शुड बी सीन एज अ मीडियम। ठीक है, किस चीज का मीडियम होना चाहिए टेक्स्ट बुक? टू इनकलकेट द एक्सेप्टेड वैल्यूज ऑफ सोसाइटी, समाज के स्वीकृत मूल्यों को जोड़ने के लिए। मतलब समाज के अंदर में बाल विवाह है, तो क्या बाल विवाह को हम लोग जोड़ ले हमारे अंदर में, इनकलकेट कर ले, हम लोग कर ले क्या? या समाज के अंदर में रूढ़िवादी कोई व्यवस्था है, सती प्रथा है, तो उसको जोड़ ले। तो इनकलकेट द एक्सेप्टेड वैल्यूज ऑफ सोसाइटी, ऐसा थोड़ी है कि जो एक्सेप्टेड वैल्यूज है सोसाइटी की वो हम अपने अंदर में जोड़ ले। टू ट्रांजैक्ट द इंफॉर्मेशन एक्सेप्टेड बाय डोमिनेंट क्लास, मतलब जो डोमिनेंट क्लास है, अगर बड़े लोग हैं, ज़्यादा प्रभावशाली लोग हैं, तो वो उसको एक्सेप्ट कर लो, हम लोग एग्जाम को पास करो बस। अरे भाई, इंक्वायरी फॉर फर्दर इंक्वायरी, मतलब कि भाई आपको देखा जाना चाहिए कि पाठ्य पुस्तक आपको इसलिए दी गई है कि आप उसमें से पढ़ो और फिर उससे पढ़कर जो है फर्दर इंक्वायरी करो और ज़्यादा जानकारी आप हासिल करो, इस तरीके से बनाई गई है। तो आंसर इसका आप लोगों का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। फर्दर इंक्वायरी के ऊपर में और ज़्यादा इंक्वायरी के ऊपर में आप लोगों का जो है फोकस होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर में बी क्यों नहीं हो सकता आप लोगों का? ठीक है, आपका टू इनकलकेट द एक्सेप्टेड वैल्यूज ऑफ सोसाइटी, समाज के स्वीकृत मूल्यों को जोड़ने के लिए नहीं, स्वीकृत मूल्यों को जोड़ने के लिए नहीं हो सकती। प्रभुत्वशाली वर्ग द्वारा स्वीकृत सूचनाओं को संपादित करने के लिए नहीं। टू पास द एग्जामिनेशन नहीं, इंक्वायरी के लिए आप लोगों की बेसिकली। पाठ्य पुस्तक का उपयोग आगे की पूछताछ के लिए रास्ते खोलने के रूप में किया जाना चाहिए, ये बेसिकली बात की गई है एनसीएफ के अंदर में। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप सभी लोग। आप लोगों से कहा गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने सिफारिश की कि बच्चों की स्कूली शिक्षा ब्लैंक से जुड़ी होनी चाहिए, तो स्कूल के बाहर के परिवेश से जुड़ी होनी चाहिए, आउटसाइड द स्कूल इन्वायरमेंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनएफजी नेशनल फोकस ग्रुप 2006 में बना था नेशनल फोकस ग्रुप। इसने जो है फ्रेंड्स ये कहा कि सोशल साइंस जो है वो अपनी पॉपुलैरिटी को खो रहा है, लोग जो है अब सोशल साइंस नहीं पढ़ना चाहते, सोशल साइंस से दूर जा रहे हैं। तो क्यों जा रहे हैं? उनके अनुसार सोशल साइंस से दूर इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि उन लोगों को लगता है कि यह एक अनुपयोगी विषय के रूप में जाना जाता है अब, क्योंकि ये माना जा रहा है कि ये तो अनुपयोगी है, इसको पढ़कर क्या करेंगे भाई? अकबर महान था या जोधा उसकी पत्नी थी कि नहीं थी, ये बात से हमें क्या लेना देना। ठीक है, तो एक्चुअल में ऐसा नहीं है, लोगों के मन में एक ऐसी भावना है कि जो सोशल साइंस है वो अनुपयोगी है। ठीक है,
यूटिलिटी नहीं है उसकी, कोई उसका उसका काम नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है एक्चुअल में फ्रेंड। जब तक हम हमारे इतिहास को नहीं जानेंगे तब तक हम लोग प्रिपेयर कैसे हो पाएंगे हमारे फ्यूचर के लिए, क्योंकि इतिहास से ही हमें सीखने मिलता है कि क्या क्या गलतियां की थी, क्या अच्छी चीज़ें की थी। ज्योग्राफी से हमें हमारे जो है दुनिया के बारे में पता चलता है, जिससे हम लोग नई नई चीज़ें ढूंढ पाते हैं, एलिमेंट्स ढूंढ पाते हैं हम लोग। पॉलिटिकल सिस्टम से हम लोग जो है एक बेहतर समाज बना पाते हैं। तो लोगों को लगता है कि भाई ये क्या है आपका जो है अनुपयोगी विषय, इसी वजह से इसकी पॉपुलैरिटी खत्म हो रही है। नेशनल फोकस ग्रुप ने कहा था, एनएफजी ने, ठीक है। द मेन प्रॉब्लम ऑफ सोशल साइंस टीचिंग इज कन्वेंशनल टीचिंग प्रैक्टिस, परंपरागत शिक्षण पद्धतियां। ऐसा होता है कि भाई पुराने ही समय से बस टीचर आता है, बच्चों को पढ़ाता है और चला जाता है। कुछ ऐसा नई चीज़ें नहीं हो रही कि भाई यार कैसे पढ़ाए सोशल साइंस को, बच्चों को नए तरीके से कैसे पढ़ाए, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लाइब्रेरी फैसिलिटी का अभाव है। कई सारी स्कूल्स के अंदर में पुरानी बुक्स या उसके जो रेफरेंस बुक्स है वो अवेलेबल नहीं होती है। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके बाद में फ्रेंड्स यूटिलिटी अनट्रेंड टीचर्स, काफ़ी सारे अप्रशिक्षित टीचर्स हैं जिनको सोशल साइंस कैसे पढ़ाना है, किस तरीके से सोशल साइंस को बताना है, वो वाली चीज़ नहीं आती। तो ये सभी के सभी जो है हमारे जो है क्या है प्रॉब्लम्स है। अनट्रेंड टीचर्स, लैक ऑफ लाइब्रेरी फैसिलिटीज़, लेस यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड, मतलब कि ऑडियो विजुअल एड का प्रभाव है। ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन सिस्टम है। नए तरीके कुछ खोजने चाहिए हम लोगों ने बच्चों का एग्ज़ाम लेने के लिए कि भाई कैसे उन्होंने सीखा या नहीं सीखा ये पता लगाया जा सके। कन्वेंशनल टीचिंग प्रैक्टिस है वही पुरानी वाली घिसी पटी टेक्निक है, जिसके अंदर में बच्चों को बस आते हैं टीचर और एसएसटी पढ़ा के चले जाते, खत्म। लैक ऑफ इनएडिक्वेट ट्रेनिंग फैसिलिटीज़, ठीक है। लैक ऑफ इनएडिक्वेट ट्रेनिंग फैसिलिटीज़, लैक ऑफ एडिक्वेट ट्रेनिंग फैसिलिटीज होना चाहिए था यहाँ पर में। अपर्याप्त प्रशिक्षण सुविधाओं, ठीक है, अपर्याप्त शिक्षण सुविधाएं, ठीक है, या फिर प्रशिक्षण सुविधाओं का अभाव, ऐसा होना चाहिए। वो थोड़ा सा उसके अंदर में वो गलत है, ठीक है। यहाँ पर में आप लोग देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का, अ टीचर फील्स दैट देयर इज कंसिडरेबल कंटेंट लोड एट द अपर प्राइमरी लेवल, suggest the best approach from the following options to resolve this problem। एक शिक्षक अनुभव करता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विषय का भार बहुत है। एक शिक्षक अनुभव करता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विषय का भार बहुत है। निम्नलिखित में सबसे अच्छे उपागम का सुझाव कीजिए जो इस समस्या का समाधान करे। क्रियाकलाप को छोड़ दे क्योंकि उनका परीक्षण नहीं होता। प्रत्येक अध्याय से महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान कर इन पर नोट्स लिखाए। सारे पाठ्यक्रम को जल्दी जल्दी पढ़ा दे। ऐसी विषय वस्तुएं विकसित करे जो विषय सीमाओं को पार करके कई प्रत्ययों को सिखा सके, ठीक है। स्किप द एक्टिविटीज विच आर नॉट एग्जामिन्ड, मतलब कि ऐसे चीज़ों को छोड़ दो जिसका एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है, तो छोड़ देना ये अच्छी बात तो है नहीं। इंपॉर्टेंट एरियाज ढूंढो और उसके ऊपर नोट्स दे दो, काम खत्म करो, जल्दी जल्दी पढ़ा दो। तो ये चीज़ें नहीं हो सकती। तो आप लोगों को क्या करना है फ्रेंड्स, आप लोगों ने यहाँ पर में ध्यान रखना है कि ऐसी चीज़ें खोजे जिससे कि सारी चीज़ों को सीमाओं के पार जाके करवाया जा सके, सिखाया जा सके, ठीक है। अगर कंटेंट का लोड जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है, कंटेंट का लोड है, तो आप लोगों को ऐसी कुछ थीम्स डेवलप करनी चाहिए कि आप सारी चीज़ें भी पढ़ा दो और बच्चे लोग उसको अच्छे से सीख भी सके, समझ भी जाए। तो टू रिजॉल्व द कंटेंट लोड ऑफ स्टूडेंट्स एट द अपर प्राइमरी लेवल द बेस्ट अप्रोच इज टू डेवलप थीम्स बना दो, अलग अलग थीम्स, ठीक है, और उस थीम्स के अनुसार पढ़ा दो सारे के सारे चीज़ों को, ठीक है। भूगोल में एक परियोजना के लिए सुनामी से बचे हुए लोगों के साथ एक विद्यार्थी साक्षात्कार करता है। मतलब एक बच्चा है वो जाता है सुनामी से बचे हुए लोगों के साथ में साक्षात्कार करता है। इस परियोजना को निम्नलिखित में से किस स्रोत पर आधारित माना जा सकता है। तो ये आप लोगों का जो है फ्रेंड्स प्राइमरी सोर्स है, क्योंकि भाई वो खुद जाकर उनसे मिला है जो बाढ़ के अंदर में बह गए थे, बाढ़ के अंदर में बह रहे थे वो लोग, वो बहते बहते बचे। बोले और बाबूराव तुम्हारी धोती का, यार वो धोती तो बह गई पानी के अंदर में, तो पहन लेते दूसरी, यार वो मेरी फेवरेट धोती थी करके। तो वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा है, प्राइमरी सोर्स बता रहा है आप लोगों का। तो प्राथमिक स्रोत है वो, सुनामी से बचा हुआ कोई व्यक्ति है जिसके बारे में आपको जानकारी मिल रही है, तो प्राथमिक स्रोत है। स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रहण करना किस प्रकार का स्रोत होगा। तो ये आप लोगों को बता दिया था मैंने पहले भी, ठीक है। जिन भी बच्चों ने अच्छे से देखा होगा लेक्चर वो लोग यहाँ पर मैं कर पाएंगे इसको, कि स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रहण आप लोगों का सेकेंडरी सोर्स होता है। अगर आप लोगों ने समाचार पत्र से
देखो, समाचार पत्र से ले रहे हो अगर, तो आप लोगों के लिए ये मौसम की जानकारी द्वितीयक स्रोत होंगी। अगर मौसम विज्ञान की वेबसाइट से या उनके ऑफिस से या उनके दफ्तर से जाकर डायरेक्टली आप खुद लेते हो जानकारी, तो वो आपके लिए प्राइमरी सोर्स होगा। मैंने ये चीज़ बहुत अच्छे से स्टार्टिंग में बता दी थी। जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से देखा होगा उन लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी लेना द्वितीयक स्रोत होता है, और डायरेक्टली जो है आप लोगों का, अगर मान लीजिए आप लोग मौसम विज्ञान के ऑफिस से जाकर या उनकी वेबसाइट से जाकर लेते हो, तो वो आप लोगों के लिए प्राइमरी सोर्स होगा। तो इसका आंसर आप लोगों का सेकेंडरी द्वितीयक स्रोत है। विभाजन विषय पर चर्चा के लिए आप कक्षा में कौन सा प्राथमिक स्रोत ला सकते हैं? फोटोग्राफ ऑफ रिफ्यूजीज कैंप इन ओल्ड फोर्ट दिल्ली फ्रॉम 1948। दिल्ली के एक पुराने किले में सन 1948 के शरणार्थी कैंप की तस्वीरें। गदर एक प्रेम कथा, ट्रेन टू पाकिस्तान, एक्सेप्ट फ्रॉम स्टोरी तमस। ठीक है, गदर एक प्रेम कथा देखोगे क्या आप लोग? क्या ऑप्शन बनाया उसने? प्राथमिक स्रोत है वो। पहली बात तो वो कोई स्रोत ही नहीं है। ठीक है, विभाजन का कोई स्रोत ही नहीं है वो। ठीक है, ये दोनों तो बुक है, ये दोनों तो नॉवेल है। ये क्या है आप लोगों का? ये स्टोरीज है दोनों के दोनों। तो ये भी स्टोरी थोड़ी ना आप लोगों के लिए, कोई भी स्टोरी बना दूंगा वो थोड़ी आप लोगों के लिए स्रोत हो जाएगा। तो जो फोटोग्राफ होती है, जो एक्चुअल में उस समय में खींची गई थी, देख सकते हो आप लोग ये फोटोग्राफ आप लोगों की उस समय की। तो ये फोटोग्राफ आप लोगों के लिए प्राथमिक स्रोत है कि हुआ क्या था उस समय में। ठीक है, तो ये फोटोग्राफ आप लोगों को दिखा रही है कि किस तरह से जो है लोग रेफ्यूजी कैंप के अंदर में रह रहे थे। तो ये प्रेम कथा, ट्रेन टू पाकिस्तान, नोवेल, नोवेल नाम लिख देने से, उपन्यास से ही समझ में आ गया कि वो काल्पनिक है करके। दूसरा वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कुड बी कंसिडर्ड मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर एनकरेजिंग स्टूडेंट टू थिंक लाइक हिस्टोरियंस? सोर्स मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, स्टोरी टेलिंग, इंक्वायरी मेथड। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कुड बी कंसिडर्ड मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर इंकरेजिंग स्टूडेंट्स टू थिंक लाइक हिस्टोरियंस, कि वो इतिहासकार की तरह सोच सके। तो इतिहासकार की तरह सोचना है फ्रेंड्स, तो अलग अलग चीज़ें हो सकती है यहाँ पर में। तो टीचिंग जब आप लोग यहाँ पर में करवाते हो तो अलग अलग मेथड्स होती है। लेक्चर मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, सोर्स मेथड, आप लोगों की काफ़ी सारी होती है। तो सोर्स मेथड के अंदर में क्या करते हैं आप लोग, यहाँ पर में आप लोग बच्चों को ये बोलते हो, ठीक है, ओरिजिनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, स्पेसिफिक फैक्ट को बताने के लिए कि वो जो भी आप बता रहे हो कहानी, वो कहाँ से आई है। ठीक है, इंक्वायरी मेथड के अंदर में होता है कि भाई बच्चे जो है सवाल पूछता है कि इसका क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे के द्वारा कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। ठीक है, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। प्रोजेक्ट मेथड के अंदर में क्या होता है आप लोगों का, प्रोजेक्ट मेथड के अंदर में बच्चा जो है अपने ग्रुप के अंदर में या फिर हो सकता है इंडिविजुअली भी कोई ना कोई नॉलेज को इकट्ठा करने की कोशिश करे। और स्टोरी टेलिंग के अंदर में क्या होता है कि बच्चा जो है वो कहानी के रूप में इंफॉर्मेशन को सुनाता है या फिर ग्रहण करता है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कुड बी कंसिडर्ड मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर इंकरेजिंग स्टूडेंट टू थिंक लाइक हिस्टोरियंस। ठीक है, तो सोर्स मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, स्टोरी टेलिंग या इंक्वायरी मेथड। तो आप लोगों को जो है यहाँ पर में फ्रेंड्स अगर हम बात करेंगे तो सोर्स मेथड की स्रोत क्या है, उसका सोर्स क्या है। ठीक है, सोर्स, तो ये सोर्स मेथड जो होता है ना आप लोगों का, ये ऐतिहासिक जो है आप लोगों का इतिहास जो है आपका हिस्टोरियंस की तरह थिंक करने के लिए आप लोगों की मदद करता है। तो सोर्स मेथड इंकरेज स्टूडेंट टू थिंक लाइक हिस्टोरियंस। सोर्स मेथड कि भाई कौन सा सोर्स है, कहाँ से मिली ये जानकारी। ठीक है, ये जानकारी प्राथमिक स्रोत है या सेकेंडरी सोर्स है आप लोगों का। उच्च प्राथमिक कक्षा में सामाजिक असमानता के संप्रत्ययन को आरंभ करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। द बेस्ट अप्रोच टू इंट्रोड्यूस सोशल इनइक्वालिटी टू स्टूडेंट एट अपर प्राइमरी लेवल। क्या दिखा सकते हो आप उनको डाटा दिखा सकते हो, आंकड़े, उनको फोटो ऐसे दिखा सकते हो, लेक्चर दे सकते हो, केस स्टडीज दिखा सकते हो। क्या दिखा सकते हो? 21 जनवरी 2022 का क्वेश्चन है आप लोगों का ये। तो देखिए अगर फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ आप लोगों से अच्छा आपका नीचे वाला ऑप्शन आप लोगों को दिख नहीं रहा। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोग देखिए अगर हम लोग बात करेंगे तो आप लोग जो है डेटा दिखा सकते हो कि भाई महिलाएं जो है वो कितनी पीछे है और पुरुष कितने आगे बढ़ गए हैं, या एक समाज बहुत आगे है और दूसरा समाज पीछे है। असमानता को दिखाना है तो आंकड़े दिखा सकते हो आप लोग। ठीक है, आंकड़े दिखा सकते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो डी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि उसमें ए नहीं है। ओके, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स पर्टिकुलरली हम लोग बात करें तो चित्र निबंध वगैरह दिखा सकते हो आप लोग बच्चों को कि देखो इस प्रकार से यहाँ पर में कि कुछ लोग जो है वो धन्ना सेठ बन बैठे हैं और कुछ लोग जो है बेचारे गरीब है। ओके, ये आप लोग कर सकते हो। इसके अलावा आप लोग केस स्टडीज दिखा सकते हो कि देखो एक सर्वे हुआ था जिसके अनुसार ये पता चला हम लोगों को कि भाई कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब है। लेक्चर देने से क्या होगा,
ठीक है, लेक्चर देने से थोड़ी ना कुछ समझ में आने वाला है बच्चों को, क्योंकि सिर्फ लेक्चर दे रहे हो आप लोग। बच्चों को उससे आपको क्या करना है, अवगत कराना है, उनको जानकारी देनी है, उनको इंट्रोड्यूस करवाना है उस लेक्चर, उस टॉपिक से, सोशल इनइक्वालिटी से। तो आंकड़े दिखा सकते हो, फोटो ऐसे दिखा सकते हो आप लोग, या कुछ चित्रकारी वगैरह दिखा सकते हो, झोपड़ी झुग्गियों की, और बाजू में जो है बड़े बड़े बंगले बने हुए हैं, ऐसे दिखा सकते हो आप लोग इस तरीके से फोटोज वगैरह। और केस स्टडीज जो भी जाकर स्टडी हुई है अलग अलग इलाकों के अंदर में, वो सारी चीजें। तो आंसर आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो शिक्षण का सबसे सामान्य तरीका आप लोगों का वही है कि भाई आप लोग जो है डेटा दिखाओ बच्चों को, और बच्चों को जो है आप लोग सारी की सारी चीजें फैक्चुअल दिखाओ यहाँ पर में। ठीक है, फैक्ट के साथ में। बेस्ट वे टू टीच द टॉपिक फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट इज थ्रू, कैसे कर सकते हो आप लोग? हमारी पार्लियामेंट के अंदर में क्या होता है, हमारे पार्लियामेंट के अंदर में डिबेट होती है, डिस्कशन होता है, और बातचीत होती है, और बातचीत करके जो है नए नए तरीके निकाले जाते हैं, नए नए तरीके ढूंढे जाते हैं। ठीक है, मेरे तरफ में बिल्कुल ठीक से दिख रहा है, एज सच मेरे तरफ में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है स्क्रीन की। बाकी लोग भी बता देंगे स्क्रीन के अंदर में कोई इशू आ रहा है क्या? एज सच कोई इशू मुझे तो लग नहीं रहा है, क्योंकि मेरे तरफ में तो बिल्कुल सही से आ रहा है, तो एच क्वालिटी में आ रहा है। मैं देख रहा हूँ 720p पे, अगर 480 पे भी देख रहा हूँ तो ठीक से आ रहा है, और 240 पे देख रहा हूँ तो भी ठीक से आ रहा है। आप लोगों के मोबाइल का हो सकता है कि आज सुबह से आप लोग कई लेक्चर्स देख रहे होंगे, तो हो सकता है आप लोगों का डेटा खत्म हो गया हो। देखो नफीसा अंजुम बोल रहे पूरा क्लियर है स्क्रीन, 360p पे। राही सुम निशा बोल रहे कि पूरा क्लियर है। कोई इशू नहीं है, बिल्कुल मेरे तरफ में भी कोई इशू नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखिए पार्लियामेंट में अगर आप लोग बच्चों से डिस्कशन वगैरह करवा रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप स्कूल में भी पार्लियामेंट के अंदर में डिस्कशन होता है, तो आप यहाँ पर में भी क्या कीजिए, एक डिबेट कंडक्ट कराइए कोई एक विषय के ऊपर में, और बच्चों को बोलिए कि भाई आप लोग जो है डिबेट डिबेट कीजिए, और डिबेट के अंदर में एक कंसेंसस पर पहुंचिए। कंसेंसस का मतलब होता है फ्रेंड्स आप लोगों का किसी एक चीज़ के ऊपर में पहुंचना, एक राय के ऊपर में पहुंचना। तो कंडक्ट डिबेट फॉर अराइविंग एट कंसेंसस ओवर इश्यूज। अलग अलग मुद्दे हैं, उसके ऊपर में वाद विवाद करो, और मुद्दों के ऊपर में सहमति बनाओ, क्योंकि हमारी पार्लियामेंट भी वैसे ही तो करती है ना, कि पार्लियामेंट में वाद विवाद होता है, और कोशिश की जाती है कि एक मुद्दे के ऊपर में एक राय बनाई जा सके। तो आंसर इसका आप लोगों का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, अ स्टूडेंट इन क्लास सेज इन एंशियंट इंडिया टाउनशिप सीम्स टू हैव डेवलप्ड अराउंड मेजर टेम्पल्स जस्ट लाइक मदुराई एंड थंजावुर इन तमिलनाडु। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रीजनिंग इज स्टूडेंट यूजिंग वाइल मेकिंग दिस स्टेटमेंट? इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव, कॉज इफेक्ट रीजनिंग, रिडक्टिव रीजनिंग। बताइए जल्दी से कौन सी वाली रीजनिंग की यहाँ पर मैं बच्चा बात कर रहा है? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे, तो इसके अंदर में बच्चा कौन सी वाली, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में स्टूडेंट सेज इन एंशियंट इंडिया टाउनशिप सीम्स टू हैव डेवलप्ड अराउंड मेजर टेम्पल्स। जो शहर है वो मंदिरों के पास में बसते थे, जैसे कि मदुरई के अंदर में और थंजावुर के अंदर में जो है मंदिर के पास में शहर बसे। तो उसने दो एग्जाम्पल लिया और इतनी बड़ी बात बोल दी उसने, इतनी बड़ी बात बोल दी उसने। ठीक है, कितनी बड़ी बात बोल दी उस स्टूडेंट ने कि भाई सारे के सारे जो शहर है, ठीक है, एंशियंट इंडिया के अंदर में, वो कहाँ बसते थे, वो बसते थे आप लोगों के मंदिरों के पास में। तो उसने क्या किया, वो कुछ एग्जाम्पल ले रहा है और उसको जनरलाइज कर दे रहा है। ठीक है, जनरलाइज कर दे रहा है उस एग्जाम्पल को, स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स ले रहा है और जनरलाइज कर दे रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बताइए? और अगर मान लीजिए कि उसने एग्जाम्पल कुछ, उसने दो एग्जाम्पल दिए और उसको जनरलाइज कर दिया, ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा? कॉज इफेक्ट रीजनिंग नहीं बोलेंगे यार। नहीं, ब्लर तो मेरे तरफ से तो नहीं हुआ ब्लर बिल्कुल भी। निगमन विधि, आगमन विधि आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो
यहाँ पर मैं मदुरई और तमिलनाडु का एग्जाम्पल लेकर उसने जो है एक जनरलाइज कर दिया उसको। तो यहाँ पर मैं ये क्या हो जाएंगी, इसकी इंडक्टिव रीजनिंग हो जाएंगी। इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों में मैं फर्क बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, ध्यान से समझिए आप लोग। आंसर इसका क्या हो जाएगा आप लोगों को, इसका आंसर जो है आप लोगों का इंडक्टिव रीजनिंग हो जाएगा। आगमनात्मक तर्क कैसे, देखो, अगर मान लीजिए कोई एग्जाम्पल लिया हमने, कोई एग्जाम्पल आपने लिया कि जो लोग चश्मा लगाते हैं वो बड़े इंटेलिजेंट जो है, मान लीजिए कि दानिश सर ने चश्मा लगाया, दानिश सर बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है, सुपर डुपर इंटेलिजेंट है, आइंस्टाइन से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है। अच्छा, अंकुर सर ने भी चश्मा लगाया था, वो भी इंटेलिजेंट है। मोदी जी भी चश्मा लगाए हैं जब से, वो भी बड़े इंटेलिजेंट हो गए। मतलब जितने लोग चश्मा लगाते सारे के सारे लोग इंटेलिजेंट होते हैं। तो आपने कुछ एग्जाम्पल्स लिए, कुछ एक्टिविटीज़ ली और उसको जनरलाइज कर दिया, तो ये इंडक्टिव आप लोगों की जो है इंडक्टिव मेथड हो गया आप लोगों का, इंडक्टिव मेथड, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स लिए, स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स, और आप लोगों ने उसको जनरलाइज कर दिया। मजाक कर रहा हूँ यार, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मतलब मैं अपने आप को इंटेलिजेंट नहीं बोल रहा हूँ, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ठीक है, ताकि आप लोग समझ पाए, ठीक है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बन रहा हूँ मैं, ठीक है। स्पेसिफिक एग्जाम्पल को लेना और उसको जनरलाइज कर देना, तो उसको बोलते हैं इंडक्टिव। कोई जनरलाइज चीज़ है उसको एग्जाम्पल देना, ठीक है। जैसे कि लड़कों के बाल जो है वो छोटे छोटे होते हैं। अब दानिश सर के बाल भी छोटे छोटे ही दिख रहे हैं यार, मतलब देखो उनकी चुटिया तो है नहीं यहाँ पर, मैं बड़ी सी यहाँ पर मैं के लहराते हुए उनके केश, तो दानिश सर लड़के हैं पक्का। तो ये डिडक्टिव किया है आप लोगों ने यहाँ पर में, ठीक है। निगनात्मक आप लोगों का तर्क है ये कि भाई लड़कों के बाल छोटे छोटे से होते हैं, तो यहाँ पर में दानिश सर के बाल भी छोटे हैं, मतलब दानिश सर जो है लड़का है। वैसे भाई दाढ़ी भी देख सकते थे तुम मेरी, या मैं ऐसे पूछ भी सकते थे, ठीक है। लेकिन मान लो कि किसी स्टूडेंट ने इस तरीके से किया, तो उसने क्या किया, उसने डिडक्टिव जो है अप्रोच यहाँ पर में लगाया है। तो याद रखना है आप लोगों ने, स्पेसिफिक एग्जाम्पल की मदद से अगर आप जनरलाइज कर रहे हो तो वो इंडक्टिव हो जाएगा आप लोगों का। और मान लीजिए जनरलाइज अप्रोच को अगर आप लोग स्पेसिफिक एग्जाम्पल स्पेसिफाइज कर रहे हो आप लोग कि दानिश सर जो है वो लड़का है, क्योंकि जनरल रूल ये है कि छोटे छोटे है बाल, तो वो आपका डिडक्टिव निगनात्मक जो है आप लोगों का तर्क है आपका। तो अब यहाँ पर में क्या हो गया आप लोगों की, ठीक है। तो यहाँ उसने एग्जाम्पल लिए, प्राचीन भारत में मुख्य मंदिर के आसपास में शहर बसते थे, क्योंकि उसने ये दो एग्जाम्पल लिए, तो भाई वो इंडक्टिव कर रहा है। अगर वो ये बोलता कि भाई सारे के सारे मैंने देखा है हमेशा कि सारे के सारे जो है मंदिरों के पास में ही नगर बसे हुए होते थे, अब यहाँ पर में एक नगर बसा हुआ है तो मंदिर भी वहाँ होना चाहिए, तो उसका वो डिडक्टिव हो जाता। बट उसने क्या किया, दो एग्जाम्पल लिया और उसको जनरलाइज कर दिया। तो एग्जाम्पल से जनरलाइज करना मतलब इंडक्टिव, और जनरलाइज से कोई एग्जाम्पल को निकालना वो इंडक्टिव हो जाता है आप लोगों का। तो ये इंडक्टिव डिडक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म इन सोशल साइंस टीचिंग फोकस ऑन, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में सामाजिक रचनावाद ज्ञान देता है। एक बार लाइक एंड शेयर करते रहो यार, जितने भी लोग देख रहे हैं ना, सभी लोग अगर एक साथ लाइक एंड शेयर करेंगे आप लोग, ठीक है। अरे मीना कनवंत जी, लड़के लोग भी बाल बढ़ा लेते हैं, बात समझो ना आप उसको कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो। अभी का फिलहाल के लिए रख लो, अभी जो समझा है अभी चला लो काम, अभी का फिलहाल में मेरा एग्जाम्पल से। बाल की खाल निकालोगे तो फिर क्या ही होगा, अभी का संभाल लो ना थोड़ा सा, डरने की जरूरत नहीं है भाई। जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहेंगे जितने भी लोग देख रहे हैं यहाँ पर। मैं जैसे देख पा रहा हूँ यहाँ आप लोगों का 1500 के करीब लाइक्स हो गए, जल्दी से सभी लोगों ने लाइक कर देना है जी। अगर देखिए हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब क्या होता है आप लोगों का। 24 दिसंबर 2021 को जो हुआ था पेपर आप लोगों का, उसके अंदर में क्वेश्चन आया था आपका सोशल साइंस के अंदर में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सामाजिक विज्ञान शिक्षण में सामाजिक रचनावाद ज्ञान देता है, परीक्षा आधारित अधिगम पर, सूचना आधारित अधिगम पर, प्रयोगात्मक अधिगम पर, निष्क्रिय अधिगम पर। तो पैसिव तो है ही नहीं, सूचना आधारित नहीं है, परीक्षा आधारित नहीं है, तो प्रयोगात्मक हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर में, ठीक है। तो प्रयोगात्मक जो सामाजिक रचनावाद होता है वो आप लोगों का क्या होता है, अनुभव और प्रयोगात्मक होता है आप लोगों का, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग जो है उसके ऊपर में ज़्यादा ध्यान देता है ये, ओके। चलिए, प्राथमिक स्तर पर छात्रों के लिए दिशा की संकल्पना को प्रस्तुत करने के लिए सर्वोत्तम संसाधन क्या हो सकता है। प्राथमिक स्तर पर छात्रों के लिए दिशा की संकल्पना, दिशा आपको बताना है, मैप, ग्राफ शीट, स्टोरी बुक या पोस्टर। अब यार स्टोरी सुना के थोड़ी ना उनको दिशा बताओगे कि ऊपर कौन सी दिशा है, इधर कौन सी दिशा है, पोस्टर से भी नहीं दिखाओगे आप लोग, ठीक है।
ग्राफ शीट से भी नहीं दिखाऊंगे, मैप के थ्रू दिखाया जा सकता है इसके अंदर में। मैप के थ्रू, मैप में उत्तर दिशा कौन सी है, दक्षिण दिशा कौन सी है, ऊपर में क्या है, नीचे में क्या है, साउथ पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, वो मैप के थ्रू आप लोग दिखा सकते हो। तो मैप के थ्रू जो है आप लोग बहुत अच्छे से बच्चों को डायरेक्शन के बारे में जानकारी दे सकते हो। 20 दिसंबर 2022 का पेपर, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक शिक्षिका का निम्नलिखित में कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? क्या लक्ष्य होना चाहिए उसका? हमारे अतीत पर दृष्टिकोण का निर्माण करना, बिल्डिंग पर्सपेक्टिव ऑन आवर पास्ट, मेमोराइजेशन ऑफ डेट्स करेक्टली, ग्लोरीफाइंग आवर फास्ट नहीं पास्ट होना चाहिए, हमारे अतीत को गौरवशाली बनाना, पॉइंटिंग आउट ओनली कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन कम्युनिटीज, समुदाय के बीच केवल विरोधों को ही इंगित करना कि हम लोग कैसे लड़ रहे थे आपस में, तो ये तो बिल्कुल ही नॉनसेंस सा है। ठीक है, ग्लोरीफाइंग आवर पास्ट, ये भी नहीं, पास्ट को ग्लोरीफाई भी नहीं करना है, पर्सपेक्टिव देना है हम लोगों ने। फिर वो बच्चे लोग डिसाइड करेंगे कि ग्लोरीफाई करना कि नहीं करना, अच्छा था पास्ट या बुरा था। ठीक है, और मेमोराइजेशन भी नहीं कराना है आप लोगों ने। ओके, तो पर्सपेक्टिव, हमारे अतीत जो है हमारे, और देखो ये हमारे अतीत, हमारे अतीत, अवर पास्ट है वो, अवर पास्ट। ठीक है, तो हमारे अतीत के ऊपर में ध्यान देना है यहाँ पर में। ओके, ये बेसिकली बात की गई है। तो ये सबसे बड़ा काम है एक टीचर का। हेल्पिंग लर्नर्स, सामाजिक, द टीचिंग ऑफ सोशल साइंस इज एम्ड एट हेल्पिंग लर्नर्स डेवलप ग्रेट अवेयरनेस ऑफ देमसेल्व्स, शिक्षार्थियों को आत्मबोध विकसित करने में सहयोग देने पर, प्रोवाइडिंग लर्नर्स द स्किल टू कैरी आउट इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रॉब्लम, समस्याओं की स्वतंत्र छानबीन करने के कौशल को शिक्षार्थियों को प्रदान करने पर, ट्रेनिंग लर्नर्स टू कैरी आउट देयर सिविक ड्यूटीज, कि भाई वो सिविक ड्यूटी जो नागरिक कर्तव्य उनके वो पूरा कर सके वो, ट्रांजैक्शन और स्टेज स्पेसिफिक नॉलेज, स्तर विशेष ज्ञान के हस्तांतरण पर, सामाजिक विज्ञान का शिक्षण का लक्ष्य क्या है बताइए? देखिए, सामाजिक विज्ञान के अंदर में ना हम समाज के बारे में बताते हैं बच्चे को, समाज के बारे में, और हम खुद भी अपने आप में एक समाज का हिस्सा है। तो जो लर्नर है अगर वो अपने आप के बारे में नहीं जानेगा, अपने आप के बारे में उसको नहीं पता होगा, ठीक है, तो वो कैसे समाज का एक बेहतर पार्ट बन पाएगा? तो हेल्पिंग लर्नर्स डेवलप ग्रेट अवेयरनेस ऑफ देमसेल्व्स, अपने खुद के बारे में भी वो जानता है। जब आप सोशल स्टडीज उसको पढ़ा रहे होते हो तो धीरे धीरे वो अपने बारे में भी जानने लगता है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि ये तो बिल्कुल सही है बिल्कुल। लर्नर को आप जो है स्किल प्रोवाइडिंग लर्नर द स्किल टू कैरी आउट इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रॉब्लम्स, मतलब समस्या उसको इस लायक बनाना कि वो छानबीन कर सके। शिक्षार्थी जो है वो अपने समस्या जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसके पढ़ाई के अंदर में, जो उसने सीखा है, अगर उसको आगे में और भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी है तो उसको वो पढ़ सके, उसको और ज़्यादा उसके अंदर में इन्वेस्टिगेशन की भावना पैदा हो, तो ये आप लोगों ने प्रोवाइड करना है, ये लक्ष्य है। उसको ट्रेनिंग नहीं देनी है आपको कि वो सिविक ड्यूटी कैसे पूरी करेंगे, अभी बच्चा है वो, ठीक है, तो उसको ये तो अभी फिलहाल में आप लोगों ने सिखाना है नहीं उसको, ठीक है, कि भाई वो कैसे अपनी सिविक ड्यूटी पूरी करे करके। अभी बच्चे को क्या सिखाओगे कि सिविक ड्यूटी कैसे पूरी करना है, नागरिक है वो, तो कैसे पूरी करना है, ट्रेनिंग नहीं देनी है उसको अभी फिलहाल में। द ट्रांजैक्शन ऑफ स्टेज स्पेसिफिक नॉलेज, स्तर विशेष ज्ञान के हस्तांतरण पर के ऊपर में लक्षित नहीं होता है। बेसिकली इसका लक्ष्य होता है आपका लर्नर को ग्रेट अवेयरनेस करना खुद के बारे में, और लर्नर को इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लायक बनाना, ये होता है उसका लक्ष्य। तो आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है आपका। ठीक है, स्टूडेंट विल बी एबल टू यूज द इंफॉर्मेशन टू इस्टेब्लिश क्राइटेरिया टू मेक अ जजमेंट और सपोर्ट एन ओपिनियन, विच कॉग्निटिव प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड इन द अबव मेंशन्ड स्टेटमेंट। निर्णय लेने के लिए या किसी विचार को समर्थन के संदर्भ में मानदंड स्थापित करने के लिए विद्यार्थी सूचना का उपयोग कर पाएंगे। याद रखने की प्रक्रिया है, ये प्रयोग की प्रक्रिया है, विश्लेषण की प्रक्रिया है, मूल्यांकन की प्रक्रिया है। बेसिकली बात यहाँ पर में ये हो रही है कि बच्चों को जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है उस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे वो आप लोगों का जजमेंट बनाने के लिए, ठीक है, या फिर एक ओपिनियन को सपोर्ट करने के लिए अपने इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहे वो, ठीक है, तो बच्चे जजमेंट बनाएंगे, तो बच्चे जजमेंट जब बनाएंगे तो बच्चे जो है क्या करने वाले हैं, जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है उन्होंने अच्छे से याद रखा है या नहीं। अगर उन्होंने सही डिसीजन लिया तो आप बोलोगे कि उन्होंने अच्छे से याद रखा इन्फॉर्मेशन को, उनका मूल्यांकन सही हुआ। अगर उन्होंने सही से डिसीजन नहीं लिया, सही जजमेंट नहीं लिया या अपने ओपिनियन को सही साबित नहीं किया, तो आप बोलोगे कि उन्होंने नहीं सीखा।
ठीक है। तो इवेल्युएट करने के यहाँ पर में मूल्यांकन की प्रक्रिया बेसिकली यहाँ पर में उसको ये हो रहा है। ठीक है। तो स्टूडेंट जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन को यूज कर पाएंगे। तो इंफॉर्मेशन को यूज कर पाएंगे कब? जब उन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से उन सारी इंफॉर्मेशन को ग्रहण किया होगा, तो अच्छा जजमेंट ले पाएंगे। तो अच्छा जजमेंट लेंगे तो उनका इवेल्युएशन होगा, मूल्यांकन होगा। तो मूल्यांकन करने की कोशिश की जा रही है बेसिकली। ठीक है। रिमेंबर मतलब अगर सिर्फ वो रट्टा मारते और सिर्फ सुनाते तो बात अलग होती, लेकिन वो जजमेंट ले रहे हैं, मतलब कि कोई ना कोई जो है वो अपना मानदंड स्थापित कर रहे हैं। तो जब जजमेंट ले रहे हैं वो, तो ऑब्वियस सी बात है इवेल्युएशन किया जा रहा है उनका। ठीक है। रिमेंबर याद रखने की प्रक्रिया नहीं हो रही है वहां पर में केवल। चलिए, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को अपने स्कूल के समीप एक उद्योग की अवस्थिति के लिए निवेश और प्रक्रम का मानचित्र बनाने के लिए कहते हैं। इससे शिक्षक विद्यार्थियों को किस कौशल का मूल्यांकन कर सकते हैं? अ टीचर आस्क स्टूडेंट टू मैप द इनपुट एंड आउटपुट अवेलेबल फॉर लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री नियर देयर स्कूल। इंक्वायरी, कंपैरिजन, एनालिसिस, किस चीज के अंदर में उनको बढ़ावा मिल रहा है? जी, देखिए फ्रेंड्स, एक शिक्षक जो है अपने विद्यार्थियों को स्कूल के समीप एक उद्योग की अवस्थिति के लिए निवेश और परिक्रम पर मानचित्र बनाने के लिए कहता है। तो उसी के ऊपर में बोला उसने तो नहीं बोला कि पूरा जाके सर्वे करके आओ। तो वो वहां जाएगा, इंक्वायरी करेगा, उनसे पूछेगा, ठीक है, और वो मैप बनाएगा कि तुम्हारी यूनिट कहाँ कहाँ पर में लगी है, यहाँ पर में ये लगा है, वहां पर में ये लगा है। फिर वो एनालिसिस करेगा। कंपेरिजन कहाँ कर रहा हो? कंपेरिजन तो कोई कर ही नहीं रहा, वो किसी चीज का कंपेरिजन तो कर ही नहीं रहा। तो आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ए एंड सी। कंपैरिजन तो हो ही नहीं रहा ना कहीं पे भी। ठीक है। क्लियर दिख रहा है मेरे तरफ में, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। तो प्लीज आप जिनके भी तरफ में क्लियर नहीं दिख रहा वो स्क्रीन का रिजोल्यूशन बढ़ा लीजिए या एक बार बंद करके स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि मेरे तरफ में जो है बिल्कुल मैं अगर मान लीजिए 240p पे भी देख रहा हूँ तो भी मेरे को अच्छे से दिखाई दे रहा है। ठीक है। ओके, चलिए, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन मेक सोशल साइंस, ठीक है, लेसन। क्रियाकलाप आधारित प्रश्न सामाजिक विज्ञान के पाठ को क्या बनाते हैं? लंबा बनाते हैं, विस्तृत बनाते हैं, आनंददायी बनाते हैं या विवादास्पद बनाते हैं? अगर मैं आप लोगों से मान लीजिए आपको पढ़ाते पढ़ाते आप लोगों से एक्टिविटी कराऊं, चलो बच्चों, ठीक है, मेरे साथ साथ में पढ़ो, करो लेफ्ट राइट डायरेक्शन, ये ठीक है, आगे पीछे एक्टिविटी कराओ आप लोगों से, तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि आप लोगों का जो है क्या होगा यहाँ पर में, अगर एक्टिविटी बेस्ड कराएंगे, आप लोग एक्टिविटी कराओगे बच्चों से, तो वो आनंददायक हो जाएगा उन लोगों के लिए। वो उसको अच्छे से ज़्यादा बेहतर तरीके से वो जो है वो उसको पढ़ेंगे, मज़ा आएंगे उनको पढ़ने में, है ना। जैसे आप लोग लाइक एंड शेयर करते हो तो मेरे लिए भी आनंददायक हो जाता है पढ़ाना, कि भाई यार हाँ, बच्चे लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, तो मेरे को भी आनंद आता है। ठीक है कि भाई हाँ यार, और ज़्यादा मेहनत करनी है, देखो बच्चे लोग जो है वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो अपने को क्या करना है, और ज़्यादा जो है एफर्ट्स करने हैं यहाँ पर में। तो बच्चे लोग जब एफर्ट्स करते हैं तो मेरे को भी अच्छा लगता है, जब बच्चे देते हैं अपनी एक्टिविटी बच्चे लोग भी अपनी एक्टिविटी करते हैं। तो चलिए, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर में सहकारी शिक्षा में बड़े और अधिक कुशल छात्र छोटे और कम कुशल छात्रों की सहायता करते हैं। इससे निम्नलिखित में से क्या होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, यहाँ पर में देखिए फ्रेंड्स, कोऑपरेटिव लर्निंग, ओल्डर एंड मोर प्रोफिशिएंट स्टूडेंट असिस्ट यंग एंड लेसर स्किल स्टूडेंट। तो इसमें हायर अचीवमेंट और सेल्फ स्टीम बढ़ेंगी। किसकी बढ़ेंगी? आत्मसम्मान बढ़ेगा। छोटे जो जो बेसिकली आप लोगों के संघर्ष तो बढ़ेगा नहीं, प्रतिस्पर्धा भी नहीं होंगी यहाँ पर में, ठीक है। उच्च नैतिक विकास, हायर मोरल डेवलपमेंट नहीं, तो हायर अचीवमेंट होंगी, क्योंकि यहाँ पर में लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, और जो लोग मदद कर रहे हैं उन लोगों की सेल्फ स्टीम भी बढ़ेंगी, ठीक है, उनका आत्मसम्मान भी बढ़ेगा यहाँ पर में। ओके, तो ये याद रखना है आप लोगों ने कि भाई ये दो चीजें तो कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं होगा ग्रुप्स के अंदर में, क्योंकि मदद कर रहे हैं ना, और इंटेंस कंपटीशन हो जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि मदद कर रहे हैं एक दूसरे की। तो मदद जब कर रहे हैं तो क्यों होगा यहाँ पर में? ओके, चलिए, कोऑपरेटिव लर्निंग जो है कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है आप लोगों की, और इससे जो है काफ़ी सारी चीज़ें डेवलप होती है। सेंस
आप लोगों को कोऑपरेटिव लर्निंग जो है आप लोगों का आत्मसम्मान और जो बाकी की चीज़ें उसको भी यहाँ पर में डेवलप करती है, ठीक है। हायर अचीवमेंट को डेवलप करती है। आइडेंटिटी एंड एक्टिविटी, आइडेंटिफाई होना चाहिए था ये, आइडेंटिफाई एन एक्टिविटी विच यूजेस इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग अप्रोच। कौन सी गतिविधि पूछताछ जांच आधारित उपगम का प्रयोग करती है? पावर पॉइंट या स्लाइड प्रदर्शन देखना, विजिटिंग का कम्युनिटी फॉर डेटा कलेक्शन, लिसनिंग टू अ लेक्चर, राइटिंग एन ऐसे। भाई इंक्वायरी कब करोगे आप? कहीं जब बाहर निकलोगे तभी तो करोगे ना। विजिटिंग अ कम्युनिटी फॉर डेटा कलेक्शन, जाओगे, मैं पुष्पेंद्र, ठीक है, आज तक से आपके पास आया हूँ, बताइए आप क्या कहना चाहते हो। इंक्वायरी, मैं यहाँ पर मैं आया हूँ आपसे बात करने के लिए, बताइए। भाई ऑब्वियस सी बात है, आप जाओगे, पूछताछ करोगे, बातचीत करोगे तो इंक्वायरी करोगे थोड़ी कुछ। घर में बैठे बैठे मस्त पैकी पॉपकॉर्न खाते हुए जो है डॉक्यूमेंट्री देख रहे हो, ओके, लेक्चर लिसन कर रहे हो, इंक्वायरी कहाँ हो रही है आप लोगों की? तो जाओगे, डेटा इकट्ठा करोगे तभी तो इंक्वायरी मेथड जनरेट होंगी आप लोगों की, है ना। चलिए, तो ये याद रखना है, आंकड़े एकत्रित करने के लिए समुदाय में जाना, ये आप लोगों की पूछताछ जांच आधारित उपागम का प्रयोग है। आप लोगों का आंकड़े एकत्रित करना इन ऑप्शंस में से बेसिकली अगर हम बात करें तो, ठीक है। चलिए, नाउ फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर देखिए। विद्यार्थियों में अन्वेषण कौशल और विभिन्न शिल्प केंद्रों की ऐतिहासिक समझ विकसित करने के लिए उन्हें नियत कार्य दिए जा सकते हैं। टू डेवलप स्टूडेंट्स स्किल्स ऑफ इंक्वायरी एंड हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस क्राफ्ट सेंटर्स, दे कैन बी गिवन टास्क टू locate these centers on a map, मतलब to develop a student skills of inquiry and historical understanding of various craft centers, they can be given task 2। अब यहाँ पर मैं एक बात समझो, बच्चे के अंदर में कौन सी स्किल डेवलप करनी है आप लोगों ने? इंक्वायरी स्किल डेवलप करनी है, ठीक है। इंक्वायरी मेथड, इंक्वायरी स्किल डेवलप करनी है, उसमें हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है आप लोगों ने, वेरियस क्राफ्ट सेंटर्स जो थे हमारे पास्ट के अंदर में उसमें से। तो आप क्या करो, उनको बोलो कि भाई मैप लेकर आओ, 2 मैप लेकर आओ, ठीक है। उन सेंटर्स को मैप के ऊपर में मार्क करो, सेंटर को, ठीक है। और आज उस जगह पे क्या चीज है वो देखो। क्राफ्ट सेंटर जो पहले थे, उस कला के जो क्षेत्र थे वहां पर को मैप पे मार्क करो, और फिर देखो कि आज उस जगह पे क्या है। फाइंड आउट एंड कंपेयर द पास्ट एंड प्रेजेंट कंडीशन ऑफ दीज सेंटर्स। इन दोनों जगहों, उन दोनों कालखंडों में, मतलब पास्ट में और प्रेजेंट में उस जगह की कंडीशन क्या है, उसके ऊपर में स्टडी करो और रिपोर्ट तैयार करो, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्या होगा, हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में और इंक्वायरी मेथड जनरेट करने में मदद करेगा। अब आप लोकल क्राफ्ट पर्सन को बुलाओगे और एग्जीबिशन लगाने के लिए बोलोगे, उसमें क्या होने वाला है? हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग कहाँ डेवलप हो रही है आपकी, ठीक है। लोकल क्राफ्ट पर्सन को थोड़ी पता होगा हिस्टोरिकल, जिस जगह के बारे में आप लोग पढ़ना चाहते हो वो तो लोकल है ना, उस इलाके का है आपका। तो आंसर यहाँ पर में क्या हो जाएगा आप लोगों का? ए एंड बी, केवल 1 जो है यहाँ पर में सही है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, इंक्वायरी मेथड जनरेट करनी है, हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग भी जनरेट करनी है आपने। तो आपको पास्ट और प्रेजेंट को कंपेयर करना पड़ेगा, तभी तो हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग जनरेट होंगी आप लोगों की, अदरवाइज कैसे होंगी जनरेट आप लोगों की हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग, है ना। अरे चांदनी खातून जी, मैं कितने बार बताऊं कि मेरे तरफ से जो है बिल्कुल क्लियर है। अगर मेरे तरफ से क्लियर नहीं जाएगा ना, तो एक की भी तरफ में क्लियर नहीं जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है आपके तरफ से ही वो स्क्रीन का रिजोल्यूशन बढ़ाना पड़ेगा। द प्राइमरी पर्पस ऑफ असेसमेंट इन स्कूल सोशल साइंसेज, क्या क्या मकसद है हमारा असेसमेंट करने का, जांच करने का मकसद क्या है? बीपीएससी वाली क्लासेस भी होंगी प्रवीण पासवान जी, थोड़ा सा 1-2 दिन के बाद में होंगी, परसों वगैरह से हो जाएंगी। थोड़ी देर तक ज्योति जी।
जी, तो देखिए, टू रिकॉल टेक्स्ट बुक्स नॉलेज एंड रिड्यूस एग्जाम स्ट्रेस फॉर ऑल लर्नर्स, ये पर्पस है असेसमेंट का। रिकॉल टेक्स्ट बुक नॉलेज, भाई ये थोड़ी है कि रिकॉल या फिर उसको याद करना। सीखने वालों को श्रेणीबद्ध और लेबल करना, कि जो अच्छा सीखा है उसको बड़े लेवल पे रखो, जो नहीं सीखा उसको अलग रखो। कैटेगराइजेशन नहीं करना है स्टूडेंट्स का कभी भी आप लोगों ने, ठीक है, कि ये अच्छा बच्चा है, ये खराब बच्चा है पढ़ने में। टू हाईलाइट सोशल डिफरेंस अमंग्स द लर्नर्स, टू गिव लर्नर्स फीडबैक एंड सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर देम टू स्ट्राइव टूवर्ड्स। बिल्कुल ये वाला है, ठीक है, फीडबैक देना कि भाई तुम लोगों ने यहाँ गलती की है, इसको सुधारो। तो आप लोग क्या कर रहे हो, बेसिकली उसमें सुधार करने की कोशिश कर रहे हो। सुधार करने की जो कोशिश करते हैं ना, वो वाली चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आप लोगों की, कि रादर देन आप लोग जो है बच्चों को जो है ग्रेडिंग कर रहे हो, ये सारी चीज़ें कर रहे हो अलग अलग वगैरह। तो आप बच्चों को फीडबैक दे रहे हो, ये मेन चीज़ होती है फीडबैक देना। तो फीडबैक देने के लिए आप लोग ये करते हो। मूल्यांकन का हमेशा पर्पस होना चाहिए कि आप इंप्रूवमेंट का चांस दे रहे हो बच्चे को, ठीक है। चलिए, उसके बाद में फ्रेंड्स नेक्स्ट है पोर्टफोलियो। मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, क्योंकि यह शिक्षकों को छात्रों पर सामान्य अवलोकन करने में सक्षम बनाता है। यह छात्रों के विकास का एक संचित रिकॉर्ड प्रदान करता है। यह योजनाबद्ध और कार्यान्वित करने में त्वरित एवं आसान है। यह छात्रों के संदर्भ में निर्णायक सूचना प्रदान करता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पोर्टफोलियो जो होता है ना, आप लोगों का ये याद रखना है, ये आपका क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड रखता है कि आपने पहले क्या किया था, अभी क्या किया और क्या कर रहे हो, आप लोगों ने कैसे काम किया, क्या और कर सकते हो। तो आपको याद रखना है कि पोर्टफोलियो ये छात्रों के विकास का एक संचित रिकॉर्ड है। मान लीजिए कि आप लोग मेरी क्लास में आते हो, कल मेरी 2 क्लास हुई थी, कल आप मेरी क्लास में आए, आपने जो जो मेरे आंसर किए मैंने वो सारा रिकॉर्ड रख लिया। फिर आज आप मेरी क्लास में आए, रिकॉर्ड रख लिया। रात वाली क्लास भी जो जिन लोगों ने देखी, मैंने उन लोगों का भी सबका रिकॉर्ड रख लिया कि किस बच्चे ने कैसे कैसे परफॉर्म किया, क्या डेवलपमेंट हो रहा है। पहले सवाल पूछा था, क्या उसने जवाब दिया, अब सवाल पूछा तो क्या जवाब दिया, पूरा मैं रिकॉर्ड रख रहा हूँ, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड रख रहा हूँ। उसकी ग्रोथ हो रही है, नहीं हो रही है, उसने क्या किया क्या नहीं किया, वो सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रख रहा हूँ। तो ये जो चीज़ होती है आप लोगों की फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। ये आपका पोर्टफोलियो मूल्यांकन कहलाता है। पोर्टफोलियो मूल्यांकन इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, ठीक है। तो ये पोर्टफोलियो मूल्यांकन समय के साथ छात्रों के कार्यों के प्रमाण का संग्रहण करना, ठीक है, ये पोर्टफोलियो मूल्यांकन कहलाता है आप लोगों का, ठीक है। फोटोग्राफ, छायाचित्र, बच्चों ने जो भी बनाए हैं, ड्राइंग वगैरह वो रखना। अभिभावकों का मूल्यांकन पत्रक, या अभिभावकों के साथ में जो मुलाकात हुई है उसमें आपने क्या बताया था, सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखना, ये पोर्टफोलियो असेसमेंट आप लोगों का कहलाता है। तो पोर्टफोलियो असेसमेंट के अंदर में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क, बच्चों के जो कलेक्शन है, स्टूडेंट ने वर्क जो किया उसको कलेक्ट करके रखना। कलेक्शन ऑफ टेस्ट एंड टास्क गिवन बाय टीचर इन अ गिवन पीरियड, उसको भी जमा करके रखना। अ क्राइटेरिया टू सेलेक्ट वर्क्स आइटम्स टू बी पुट इन पोर्टफोलियो, ठीक है। पोर्टफोलियो में रखे जाने वाले कार्यों वस्तुओं के चयन हेतु एक मानदंड। तो पोर्टफोलियो असेसमेंट के अंदर में किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है आप लोगों को, इनमें से तो एक पोर्टफोलियो सिस्टम है मान लीजिए आप लोगों का, इसमें से आपको किस चीज़ की ज़रूरत होगी। राजवीर जी, अभी पीएस टेट के लिए बात चल रही है, ठीक है। बी, सी और डी मतलब अलग अलग आंसर आ रहे हैं। ए तो आप लोगों का कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क, तो ये तो होना ही चाहिए भाई, नहीं तो किसका करेंगे, बच्चों ने जो काम किया वो तो रखना ही है आप लोगों ने। तो बी आंसर नहीं हो सकता, तो जो भी लोग बी आंसर लगा रहे हैं वो हटा दो, ठीक है। कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क ये तो रखना ही है आप लोगों ने, ठीक है। बच्चों का काम जो है उसको तो संभाल के रखना ही है आप लोगों ने, ठीक है। उसके अलावा क्या हो सकता है, ए होना चाहिए, और जो ऑप्शन नंबर बी है उसमें ए दिया नहीं है आप लोगों ने, आप लोगों का बताइए इसका आंसर क्या होगा। आंसर कीजिए फ्रेंड जब तक। चलो, कोई नहीं, यहाँ पर मैं कोई बोल रहा था कि
कि सर सोच समझ के बोलना, फ़ोन आया है तो सुनाई भी आता है कभी कभी। तो फ़ोन आया तो क्या आप लोगों को सुनाई आता है क्या जो मैं बोलता हूँ यहाँ पर मैं फ़ोन के ऊपर में? ऐसे तो कुछ बोलते नहीं कि बाबू सोना जादू टोना, तो ऐसा तो कुछ है नहीं यहाँ पर में। जो भी बात होती है काम की बात होती है ना? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ टेस्ट एंड टास्क गिवन बाय टीचर इन अ गिवन पीरियड, बच्चों को जो भी टास्क और जो दिया गया है, ठीक है, गिवन पीरियड के अंदर में,